तो आज की क्लास में हम एनर्जी का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के हम 3 क्लास देख चुके हैं। अब बारी है एनर्जी के सेक्शन की। देखो यहाँ से भी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन उठा लेता है और हमें इसको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि देखो अगर छिछला पढ़ेंगे, पीपीटी इस तरह से पढ़ के निकल जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। छिछला पढ़ने से कोई भी क्वेश्चन वहां सॉल्व नहीं होगा अगर उसने थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया तो। और अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो वहां पर कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी उसको ट्विस्ट कर ले, आप सॉल्व कर जाओगे। तो इसलिए छिछला नहीं पढ़ना, डेप्थ में पढ़ेंगे, चीजों को आराम से समझ समझ कर देखेंगे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहला जो न्यूज में बना हुआ था वो है फास्ट ब्रीड रिएक्टर। ठीक है, आज के टॉपिक भी हाँ सुन लो पहले कि कौन कौन से हम देखेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन देखना है, न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन और संलयन। ठीक है, उसके बाद टोकामैक देखना है, जहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जो मशीन है उसे हम क्या बोलते हैं, टोकामैक। तो वो भी न्यूज में बना हुआ है। इसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आपने सुना होगा, तो वो भी न्यूज में है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है क्या, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या खासियत है जो उन्हें दूसरे ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग करती हैं। फिर हमें देखना होगा लिथियम आयन बैटरी, सोडियम बैटरी नई आई है जो, उनके बारे में देखना है। और साथ ही साथ हमें देखना होगा सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, वहां पर कॉपर कूपर पेयर्स क्या है, माइजनर का जो इफेक्ट है वो क्या है, माइजनर इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो इन सबको हमें आज की क्लास में देखना है। ठीक है, तो और भी कई सारे इसमें साथ साथ टॉपिक आएंगे। भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो उन तीनों स्टेज को हमें देखना पड़ेगा। तो जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें न्यूज में आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है फास्ट ब्रीड रिएक्टर, ये न्यूज में रहा है। देखो फास्ट ब्रीड रिएक्टर को भी हम समझेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा, न्यूज भी तभी समझ में आएगी। लेकिन देख लो क्यों न्यूज में रहा है। इसमें कहा गया है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने परमिशन दी है जो हमारा 500 मेगावाट का सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर। देखो ये क्या है, देखो पीएफबीआर का अर्थ है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और ये 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप, मतलब अभी ये बन रहा है। ठीक है, अभी ये बना नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, एक उसका प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है। तो ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर है जो 500 मेगावाट का, उसको क्रिटिकलिटी की अनुमति प्रदान कर दी गई है कि वो क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर सकता है, इसकी परमिशन दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर है क्या। फिर हमें पता होना चाहिए कि ये कूलेंट क्या, देखो इस पे लिखा सोडियम कूल्ड, सोडियम कैसे कूल करता है। और फिर तीसरा शब्द देखो यहां पर क्या, क्रिटिकलिटी, तो ये क्या होता है। तो जब हमें पहले फास्ट ब्रीड रिएक्टर ही नहीं पता तो हम यहां पर कैसे पहुंचेंगे। तो हमें देखना होगा कि ये सब प्रोसेस होता कैसे। ये भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम का सेकंड स्टेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, फ्यूजन एंड फिजन। तो वहीं से शुरू करते हैं, 3 स्टेज प्रोग्राम को देखेंगे, फिर इस न्यूज पे आएंगे उस सारे को समझने के बाद। ठीक है, क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर इस न्यूज को बाद में देखेंगे। देखो ये सब समझाना है मुझे आज की क्लास में। देखो यहां पर देखो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, फिजन क्या होता है। देखो कोई भी अगर कोई भारी आपने सुना होगा परमाणु होते हैं जैसे यूरेनियम, तो कोई अगर भारी परमाणु है उस पर अगर आप न्यूट्रॉन की बौछार करते हो, उस पर अगर न्यूट्रॉन डालते हो तो वो 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, जब कोई भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन का हम प्रहार करते हैं तो वो क्या करता है, 2 हल्के या छोटे नाभिकों में टूट जाता है। उसे ही हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। कि उस नाभिक का मतलब क्या, उस परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, मान लो यूरेनियम, तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, परमाणु का जो नाभिक है, वो 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। देखो यहां पर इससे समझ में आएगा। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यूरेनियम 235 दिख रहा है, ये नीचे उसका परमाणु क्रमांक है, ऊपर देखो 235 द्रव्यमान संख्या। अब इस पर हमने क्या किया कि न्यूट्रॉन को डाला गया। अब ये क्या करेगा, ये इससे क्या होगा, एक्साइटेड फॉर्म में हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है ये, और उसके बाद ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। देखो ये देखो क्रिप्टॉन है और ये बेरियम। तो देखो यहां पर एक यूरेनियम 235 था, जब हमने न्यूट्रॉन का प्रहार किया तो ये 2 हल्के नाभिकों में टूट गया, क्रिप्टॉन और बेरियम। और इस प्रोसेस के दौरान देखो क्या निकलती है, एनर्जी भी निकलती है, और देखो यहां पर 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और एनर्जी भी प्राप्त। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, जो कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। ये बात क्लियर हुई, इसे क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन। तो एक भारी नाभिक था, वो 2 हल्के नाभिकों में या 2 छोटे नाभिकों में टूट गया, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी भी रिलीज हुई और न्यूट्रॉन भी हमें प्राप्त हुए।
इस प्रोसेस को हमने कह दिया नाभिकीय विखंडन। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं हमारे वर्तमान में, उन सब में यही फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, विखंडन की प्रक्रिया हो रही है, और उससे ये हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इसी से देखो एक जुड़ा हुआ और कंसेप्ट होता है नाभिकीय विखंडन से, चेन रिएक्शन। देखो एक बार अगर मान लो कि हमने क्या किया, एक न्यूक्लियर रिएक्टर लिया और उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल डाल दिया, और उसमें क्या हो गया, इस तरह से अगर वो विखंडन हो गया, तो उससे क्या होगा, वहां पर ये प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए, सेल्फ सस्टेन्ड होनी चाहिए, लगातार वो चलती जाए। एक बार मान लो यूरेनियम 235 टूटा, फिर जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो न्यूट्रॉन फिर से क्या करें, यूरेनियम 235 को तोड़े, फिर यूरेनियम 235 टूटेगा, फिर आगे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो फिर यूरेनियम 235 को तोड़े। तो ये लगातार जो एक चेन रिएक्शन चलती रहती है, और वो सेल्फ सस्टेन्ड होती है, खुद से बनी रहती है, हमें बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता, वो खुद से ही क्या करती है, सेल्फ सस्टेन्ड कर जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन, और इसे ही बोलते हैं क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का अर्थ होता है कि जब हम हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर लेंगे और उसके अंदर जब हम फ्यूल को डालेंगे, मान लो यूरेनियम 235 डाला, और वो खुद से ही आगे विखंडित होने लगे, एक चेन रिएक्शन बना ले, सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन बना ले, अर्थात वो ऊर्जा को उत्पादन करने लग जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि इसने क्रिटिकलिटी को गेन है। अब उस चेन रिएक्शन को देखो कैसे वो चेन रिएक्शन होगी। मान लो कि हमने देखा था यहां पर अभी ये था यूरेनियम 200, ये क्या था, यूरेनियम 235 था। अब ये यहां से टूटा, जब इस पर हमने क्या डाला, एक न्यूट्रॉन को यहां पर डाला N01, इसने क्या किया, ये दो भागों में टूट गया। कौन से दो भागों में टूटा था बताओ, एक क्रिप्टॉन था और एक बेरियम था, ये क्रिप्टॉन में टूटा और ये बेरियम में। प्लस यहां पर क्या निकली, एनर्जी, और प्लस साथ में यहां पर क्या निकल गए, तीन। अब ये तीन न्यूट्रॉन क्या करेंगे, देखो फिर से ये क्या करेंगे, एक यूरेनियम, दो यूरेनियम और तीन यूरेनियम, तीन यूरेनियम को फिर से ये क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को तोड़ रहा था, यहां से तीन निकले, तो ये क्या करेंगे, फिर तीन यूरेनियम को तोड़ेंगे। अब यहां से हर एक से फिर आगे क्या करेंगे, तीन तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, यहां से भी क्या निकलेंगे, तीन, और यहां से भी क्या निकलेंगे, तो नौ हो गए। अब ये नौ आगे फिर यूरेनियम को तोड़ेंगे। तो देखो हुआ क्या, ये एक चेन रिएक्शन नहीं बन गई, एक सेल्फ सस्टेन्ड है, खुद से ही देखो आगे अपने आप ही क्या होते जा रहे हैं, यूरेनियम टूटते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर आप करोगे लगातार, तीन से फिर क्या हो गए नौ, फिर नौ से आगे 27, तो ये तो एक लगातार क्या हो जाएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा टूटते जाएंगे, और ये तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो जाएगी, विस्फोट की क्रिया हो जाएगी, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा सिस्टम। सही है, तो इससे क्या हो जाएगा, विस्फोट पर। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी करना पड़ता है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, अब बताओ, इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना हो तो मैं क्या चीज गायब करूंगा, मैं अगर क्या करूं, इन न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कर दूं, थोड़ा कम कर दूं। अगर मैं तीन में से क्या करूं, दो न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लूं और एक को टकराने दूं, तो क्या होगा, हमेशा एक आगे टूटता चला जाएगा। तो जो चेन रिएक्शन होगी वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में बदल जाएगी। ये बात क्लियर हुई। यहां पर अगर ये प्रोसेस चला तो वो तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनमें से कुछ न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लूं, तो वो क्या हो जाएगी, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी, सेल्फ सस्टेन्ड है और साथ के साथ क्या है, कंट्रोल्ड है। इसीलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम यूज करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोल रोड्स लगाते हैं, नियंत्रक छड़े कहते हैं, बेरियम की या कैडमियम की, वो बोरान और कैडमियम की। तो वो क्या करते हैं, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो नियंत्रक छड़े क्या करती हैं, जो न्यूक्लियर जो हमारा कोर होता है रिएक्टर का, वो उड़ ना जाए, उसमें विस्फोट ना हो जाए, तो इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती हैं कंट्रोल रोड्स। क्लियर हुआ। दूसरा काम देखो, ज्यादातर रिएक्टर में एक और काम होता है, जो ये जो आपके क्या है न्यूट्रॉन्स हैं, इनको धीमी गति से प्रहार कराया जाता है, अर्थात बहुत तेजी से ये जाके टकराएंगे तो टकराने की संभावना इनकी कम हो जाती है। इसलिए इनको क्या किया जाता है, स्लो किया जाता है, स्लो न्यूट्रॉन्स को इनके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, और स्लो करने के लिए आप क्या डालोगे, मंदक डालोगे, क्या डालोगे, मंदक, मॉडरेटर्स। वो इनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, कम करते हैं, तो इनकी इनसे टकराने की संभावना थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़िया एनर्जी का क्या होता है, उत्पादन हो पाता। क्लियर हुई ये बात। तो अभी तक के बाद में हमने क्या क्या चीज क्लियर कर दी। एक तो हमने कहा कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। विखंडन क्या होगा, किसी परमाणु के, किसी भारी परमाणु के नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूट जाना।
फिर मैंने बताया कि उसमें चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन का मतलब कि एक बार शुरू होने के बाद आगे प्रवृत्ति चेन क्या हो जाएगा, विस्फोट होता चला जाएगा, या यूं कहो कि उसमें विखंडन होता जाएगा। ठीक है, तो लगातार क्या होगा, एक बार चेन रिएक्शन शुरू हो गई तो वो आगे के आगे न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आगे विखंडन करते जाएंगे यूरेनियम का। इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन, और उसको हमने क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। उसके लिए हमने उसके अंदर क्या डाल दी, नियंत्रक छड़े डाल दी। ठीक है, वो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे पूरी की पूरी चेन रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी और एक हमें एनर्जी की प्राप्ति होने लगेगी। पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्लांट उड़ नहीं जाएगा। डन है, ये बात सबको समझ में आई। और इसमें हमने किनका यूज किया, धीमे न्यूट्रॉन्स का यूज किया। चलो आगे। तो ये बात यहां तक थी हमारी इस वाले में। ठीक है, अब एक चीज और देखो, एक चीज और आपको यहां समझनी पड़ेगी। जब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम के अंदर उसके तीन समस्थानिक होते हैं, तीन आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से देखो, एक तो होता है यूरेनियम 234, एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। ये होता है नेचुरल यूरेनियम के अंदर। और इसके अंदर अगर ये होगा तो इसकी जो मात्रा होती है ये होती है 99.28, ऐसे आगे कुछ कुछ %। इतने परसेंट तो कौन होता है, यही होता है। इसके बाद अगर बात करूं तो 0.7% ये होता है, और लगभग 0.006% ये होता है। अगर मैं प्राकृतिक नेचुरल यूरेनियम की बात करूं तो उसके अंदर ये तीन होते हैं, और सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा, यूरेनियम 238 है। और ये प्राकृतिक रूप से जो मैं कह रहा हूं, जो सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन है, वो ये नहीं कर पाता है। अगर आप कहोगे कि नाभिकीय क्या होता जाए, विखंडन होता जाए और एक चेन रिएक्शन बन जाए, तो वो काम कौन करता है, यूरेनियम 235। प्राकृतिक रूप से जो विखंडनीय पदार्थ है वो कौन है, यूरेनियम 235 है। ये आगे टूटता जाता है, चेन रिएक्शन करता चला जाता है। तो ऊर्जा जो प्राप्ति होती है वो हमें किससे प्राप्ति होती है, इस यूरेनियम 235 से प्राप्त होती है। ये बात क्लियर हुई ना, तो इससे एनर्जी प्राप्त होगी ना इससे प्राप्त होगी। अब किया क्या जाता है, इस यूरेनियम के इस पार्ट को की मात्रा को, इसके परसेंटेज को यूरेनियम में बढ़ाया जाता है। क्लियर हुई बात, ये यूरेनियम 235 के कंसंट्रेशन की, इसकी सांद्रता को यूरेनियम के अंदर जब बढ़ाया जाता है, इसे बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। आपने सुना होगा यूरेनियम संवर्धन जो हो रहा है। अभी ईरान के साथ भी जाके यही उसका बात चल रही है, अमेरिका की चल रही है ना, यूएसए कह रहा है, डील करने की बात कर रहा है कि आप अपने यूरेनियम को ज्यादा संवर्धित नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है, इसको मात्रा बढ़ाने का मतलब क्या, आपके पास अगर ये यूरेनियम आप संवर्धित करने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप क्या करोगे, यूरेनियम को और संवर्धित करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो इसका परसेंट लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसी से आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण कर सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण हो सकता है। देखो कैसे होता है, अगर मैं कहूं कि अगर यूरेनियम 235 की मात्रा 5% तक है, कितने तक, 5% तक, तो इससे जितने भी हमारे कमर्शियल रिएक्टर हैं, कौन से, कमर्शियल रिएक्टर्स, जितने भी कमर्शियल रिएक्टर्स हैं वो सारे के सारे इतने तक ही होते हैं, मैक्सिमम 5% तक होते हैं। इसमें जो यूरेनियम 235 की सांद्रता कितनी होगी, 5%। संवर्धित, इतना संवर्धन किया जाता है। अगर 20% तक कर दोगे अगर, तो ये जो जितने भी आप रिसर्च वाले जो रिएक्टर हैं, जिनमें हम रिसर्च करते हैं, उनमें 20% तक एनरिच यूरेनियम का यूज किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कौन से होंगे, रिसर्च रिएक्टर हो जाएंगे। डन है। और तीसरे देखो, अगर 80% या इससे ऊपर अगर आपने कर लिया, तो यहां पर आप न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण कर सकते हो। तो अगर आपको क्या बनाना है, एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, तो आपको क्या करना, 80% से भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम का संवर्धन करना पड़ेगा, यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तेरा यही यूपीएससी में क्वेश्चन था, तो ये हमने क्लास में भी डील किया था, लास्ट ईयर में अंक किया था ना लास्ट ईयर। तो उस वहीं से ये क्वेश्चन था सीधा का सीधा, ये हमारे नोटबुक में भी लिखा हुआ है। उसका मैंने इस तरह से डायग्राम बना के बनाया था, देखो इस तरह से डायग्राम बना था, यूं इस तरह से, कि अगर यूं बनाया था कि अगर 5% है तो कितना होगा, इस तरह से बनाया था कि इतने इतने, अगर ये इसको कलर किया हुआ था कि इतने परसेंट है तो 5% है तो इतना सा भाग ही हुआ, अगर 20% है तो थोड़ा इतना सारा भाग हो जाएगा जो यूरेनियम का हो गया 235 का, और अगर 80% हो गया तो और ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये वाला डायग्राम हमने बनाया था क्लास।
वहीं से क्वेश्चन था लास्ट ईयर। ठीक है, तो अब देखो ईरान के और यूएसए के बीच में बातचीत क्या चल रही है। वो कह रहा है कि आपको जो यूरेनियम एनरिच करना है वो इससे नीचे नीचे करना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। और अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आपने एक बार यूरेनियम को एनरिच करने की टेक्नोलॉजी सीख ली तो फिर 5% और फिर 20% क्या और फिर 80% क्या, आखिर में आप यहां तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो अब ईरान को रोकना थोड़ा क्या है, मुश्किल काम है। अब देखो क्या होता है, चले आगे। तो ये बात क्लियर हुई। तो अभी तक हमने देख लिया नाभिकीय विखंडन क्या है, चेन रिएक्शन क्या है, कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या है, कंट्रोल रोड क्या है, मॉडरेटर क्या है, और लास्ट में हमने देख लिया कि यूरेनियम, जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें कौन कौन से समस्थानिक होते हैं और कौन विखंडन करता है, कौन करेगा विखंडन वाला पदार्थ कौन सा है, यूरेनियम 235। क्लियर हुआ। तो यहां वाली बात तो आपको ये तो क्लियर हो ही गई होगी नाभिकीय विखंडन। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाभिकीय संलयन पर। देखो नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसकी उल्टा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाएंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। देखो यहां पर क्या है, ड्यूटेरियम है और ट्रीटियम है, दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े और किसका निर्माण किया, हीलियम का निर्माण किया। देखो यहां पर क्या है, ड्यूटेरियम H2 है और ये ट्रीटियम है, ये क्या है, H3 है। ये दोनों हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक हैं। इन दोनों ने आपस में क्या किया, आपस में मिल गए, दोनों को क्या किया, एक दूसरे के साथ संलयन हो गया। और इस दौरान क्या हो गया, हीलियम का निर्माण हुआ, भारी नाभिक का निर्माण हुआ। ये दोनों हल्के हैं और ये कौन है, भारी है। देखो हीलियम का He4 है और यहां पर देखो इस साथ के साथ क्या निकलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नाभिकीय संलयन का प्रोसेस यही होता है, फ्यूजन वाला। लेकिन इस प्रोसेस के लिए जो तापमान चाहिए वो क्या चाहिए, मिलियंस डिग्री में चाहिए। अगर अर्थ पर हमें नाभिकीय संलयन कराना है तो 100 मिलियन चाहिए टेम्परेचर, समझा, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना चाहिए। सन के कोर से भी ज्यादा टेम्परेचर है वो। क्लियर है। ये नेचुरल रूप से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती कहां है, स्टार्स में। और साथ ही साथ वहां का टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में, बहुत अधिक तापमान में और बहुत अधिक किसमें, प्रेशर की कंडीशन में, वहां पर हाइड्रोजन के जो एटम है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उससे नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। डन है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, इस प्रोसेस से भी ऊर्जा निकलेगी। जैसे सन के अंदर स्टार्स की अपनी खुद की क्या होती है, ऊर्जा होती है। स्टार किसी से ऊर्जा थोड़ी प्राप्त करते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये नाभिकीय संलयन ही हो रहा है जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। क्लियर हुई ये बात। तो ये कहां पर होगी, प्राकृतिक रूप से ये क्रिया कहां पर होगी है, स्टार्स में हो रही है। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर आर्टिफिशियली इसे, इस कंडीशन को पैदा करना चाहते हैं तो हमें बहुत अधिक दाब चाहिए और बहुत अधिक तापमान चाहिए और उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरण चाहिए, उसका नाम है टोकामैक। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि टोकामैक क्या है। डन है। उसी के साथ साथ एक इसी तरह का एक रिएक्टर बन रहा है, उसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, फ्रांस में बन रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, अभी तक अर्थ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से एनर्जी का कमर्शियल लेवल पर उत्पादन संभव नहीं हो पाया है। अभी तो सब डेवलपमेंट के फेज में है, सब कुछ चल रहा है। क्लियर हुई बात। तो देखो ये हुआ आपका नाभिकीय संलयन का प्रोसेस। अभी रिएक्टर भी बताऊंगा कैसे काम करता है। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं, फ्यूजन और फिजन का प्रोसेस। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना। तो देखो यहां पर, देखो यहां पर फ्यूजन में देखो, कंबाइनिंग टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, परमाणु के नाभिक, और एक बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं। देखो ये रहा ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम और मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का। और यहां पर न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और साथ में एनर्जी की प्राप्ति। और नाभिकीय विखंडन की तुलना में ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। डन। इसके बाद देखो फिजन का प्रोसेस में क्या होगा, splitting a heavy atomic nucleus into two smaller nuclei। एक बड़ा नाभिक है वो दो हल्के नाभिकों में या छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। ठीक है, यहां पर देखो रिलीज सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी देन फिजन, उसकी तुलना में यहां ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद लाइट आइसोटोप लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का इसमें यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। हमने भी पढ़ा था ना, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का यूज किया था। यहां पर आपको क्या करने पड़ते हैं, हैवी आइसोटॉप करने पड़ते हैं, जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। इसके अलावा आपने भारत में भी थर्ड स्टेज पढ़ाऊंगा, यूरेनियम 233 भी है।
उनका आप यूज कर सकते हो। डन। तो यहाँ पर हैवी आइसोटोप होते हैं, यहाँ पर लाइट आइसोटोप का यूज किया जाता है। देखो उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्या निकला, देखो हीलियम निकला है ना। देखो यहाँ पर क्या निकला, हीलियम एंड सम न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन और हीलियम निकला। लेकिन यहाँ पर क्या निकला, देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। यहाँ पर क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। एनर्जी भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है सबके सब। सीजियम भी निकला है ना, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ वेस्ट निकलता है, इसमें नहीं निकलता। निकलेगा तो बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में निकलता है, क्योंकि ट्रिटियम भी अपने आप में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद हो गया चेन रिएक्शन। इसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होती है। इसमें क्या होनी चाहिए, चेन रिएक्शन होनी चाहिए। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। डन है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, कंडीशन क्या रही है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए। बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा क्या चाहिए, दबाव चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, दो न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास लाके उनको जोड़ सकते हो। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि यहां पर ये जो पदार्थ है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये सब के सब किस में, प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये क्या होते हैं, लस लस प्लाज्मा फोर्थ स्टेज जो मैटर की है वो बन जाती है। तब इनका आपस में नाभिकीय संलयन संभव हो पाता है। फिर देखो क्या है, अकरेंस हैपन नेचुरली इन स्टार्स। स्टार्स में ये होती है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, डजंट अकर नेचुरली ऑन अर्थ, नीड रिएक्टर्स। ये रिएक्टर्स में ही हो सकती है, प्राकृतिक रूप से अर्थ पर ये क्रिया नहीं होती। कौन से वाली, नाभिकीय विखंडन। क्लियर हुई है बात। तो ये था आपका क्या, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। तो ये वाली बात थी आपकी। ये देखो, अब ये देखो न्यूक्लियर रिएक्टर को भी थोड़ा देख लो। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होता है, देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, एक रिएक्टर होता है। ये बाहर की तरफ से देखो उसकी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है जो बाहर से बनी होती है। इसका जो सेंटर का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है इसका कोर। और यहीं पर आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो होता आपका होता है, यूरेनियम 235 वगैरह, जो प्लूटोनियम या यूरेनियम 233, वो यहां पर होता है इस जगह पर। तो वो इसके कोर में लगाया जाता है। यहां पर ये दिख रहा है, ये येलो कलर का जो है, ये क्या है आपकी, ये फ्यूल है उसका। अब यहां पर वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी। यहां पर अगर यूरेनियम 235 है तो वो टूट के क्या करेगा, बेरियम और क्रिप्टम का निर्माण करेगा और उस दौरान ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो यहां पर ऊर्जा का उत्पादन हो गया, लेकिन उस ऊर्जा को बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, तो उसके लिए यूज किया जाता है कूलेंट का। किसका यूज करते हैं, कूलेंट का। तो मान लो कि यहां पर वाटर को एज ए हमने क्या ले लिया, कूलेंट ले लिया, पानी। तो वो क्या करेगा, जब पानी यहां पहुंचेगा, इसमें पानी डाला जाता है, तो ये पानी क्या करेगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म बन के वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, स्टीम फॉर्म में हो जाएगा। तो ये देखो इस पानी की यहां पर ये क्या बन गई, स्टीम बन गई। और ये स्टीम जब यहां से जाएगी पाइप से थ्रू, और यहां पर देखो क्या, ये टर्बाइंस हैं, इनको ये स्टीम क्या करेगी, टर्बाइन को घुमाना शुरू कर देगी। और जब टर्बाइन घूमेगी तो ये जनरेटर घूमा, और जनरेटर जब घूमेगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो जाएगा। और जो ये जो आपकी स्टीम थी, जो वाष्प थी, देखो यहाँ पर एक और पाइप लगा रखी है, ये ठंडे पानी की पाइप है। तो जब ये वाला जो जल वाष्प है, ये इसके टच में आएगी, ये भी ठंडी हो जाएगी। जैसे इस पानी के संपर्क में आई तो ये ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद ये वापस से किस फॉर्म में बदल जाएगी, पानी के फॉर्म में। और वापस से ये कहा आ जाएगा, इसके अंदर वापस डाल दिया जाएगा। वापस से ये गर्म होगी, वापस से वाष्प बनेगी, वापस से यहाँ जाएगी, जनरेटर को घुमाएगी। इस पाइप के में जो पानी आ रहा है वो इसको ठंडा करेगा, फिर से जल की बूंदे बन के पानी के रूप में यहाँ। तो लगातार कूलेंट क्या कर रहा है, इस कोर से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है बाहर वाले सेक्शन में, है ना। यही काम है कूलेंट का। एक तो इसको ठंडा कर दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, यहां पर जो एनर्जी थी उसको क्या ले जा रहा है, बाहर कर रहा है, कोर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं, कूलेंट। अब ये कूलेंट अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे सोडियम बेस्ड कूलेंट वाला था, पढ़ा था ना अभी, फास्ट ब्रीड रिएक्टर में क्या था, सोडियम कूल्ड लिखा था। तो उसमें किसका यूज कर रहे होंगे, लिक्विड सोडियम का यूज किया जा रहा होगा। क्लियर हुई बात। तो यहां पर ये होता है कूलेंट। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो कंट्रोल रोड्स लिखा है। यही मैं कह रहा था, नियंत्रक छड़े। ये कंट्रोल रोड क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब कर देंगी, ताकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनी रहे। ऐसा ना हो कि यहां पर न्यूट्रॉन लगातार क्या करें, यूरेनियम 235 को तोड़ने लगे और ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए इसमें। कंट्रोल रोड होगी। और तीसरा इसमें क्या रहेगा, मॉडरेटर्स भी होंगे, मंदक भी होगा। मंदक क्या करेगा, मंदक न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करेगा। डिपेंड करता है किस तरह का रिएक्टर है। अगर फास्ट ब्रीड रिएक्टर है तो उसमें न्यूट्रॉन को मंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हुई बात।
तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह से काम करता है। डन है। अभी देखो आगे यहां शब्द यूज होगा, अभी आया था कि ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर था, जो इसकी कोर लोडिंग की गई, क्या की गई, कोर लोडिंग। अब कोर लोडिंग का अर्थ क्या हुआ कि इसमें ये क्या डालेंगे, ये फ्यूल को इसके अंदर स्थापित किया गया, इसे क्या बोलते हैं, कोर लोडिंग। दो शब्द क्लियर हुए। कोर लोडिंग का अर्थ क्या, उसके अंदर जब हम क्या करते हैं, ईंधन को स्थापित करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, कोर लोडिंग। और जब उसमें जो चेन रिएक्शन है, सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन बन जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, उसने क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर दिया। ये बात क्लियर हुई सबको। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो न्यूज में था, हमें देखना था। तो हमने देख लिया फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है, उसके बाद हमने चेन रिएक्शन देख लिया, उसके बाद हमने ये न्यूक्लियर रिएक्टर की स्ट्रक्चर को भी देख लिया। अब बात करते हैं भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की। देखो यहां से क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, क्योंकि फास्ट ब्रीड रिएक्टर न्यूज में है। तो देखो भारत का 3 स्टेज का प्रोग्राम है, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा भंडार नहीं है यूरेनियम की। तो जो उसके सीमित संसाधन है, उन्हीं को ध्यान में रखकर भारत ने क्या किया है, इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। और भारत के पास बड़ी मात्रा में क्या है, थोरियम है, मोनाजाइट है। केरल के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, इनके सबके तट पर मोनोजाइट नाम की आपकी रेत में मिलती है। उसके अंदर क्या मिलता है, थोरियम मिलता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो उसकी उपलब्धता के आधार पर, नेचुरल यूरेनियम की हमारे पास सीमित उपलब्धता, उसके आधार पर इनके 3 स्टेज प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। अब पहली स्टेज देखो क्या है, देखो पहले का नाम है PHWR। क्या है, PHWR। PHWR का मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। क्या नाम है इनका, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये लिखा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, फर्स्ट स्टेज के अंदर देखो, ये समझ में आएगा, तीनों की तीनों देखो, इस डायग्राम में देखोगे ना, देखो यहां पर देखना, ये तीनों स्टेज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। देखो ये पहली स्टेज, यहां से कुछ फ्यूल निकल रहा है, वो कहां जा रहा है, सेकंड स्टेज में जा रहा है। देखो यहां पर ये दिख रहा है, यहां पर ये आउटपुट है, और ये देखो यहां पर कहां जा रहा है, सेकंड स्टेज में। फिर इसका कुछ आउटपुट है, वो वापस से किस में जा रहा है, थर्ड स्टेज। अर्थात ये तीनों स्टेज एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड है। तेरा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो पहली स्टेज उनमें से क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। अब ये है क्या, इसमें किस तरह का देखो ईंधन यूज होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। इसके अंदर यूज होता है नेचुरल यूरेनियम। इसका यूज करता है, नेचुरल यूरेनियम का भारत यूज करता है। प्राकृतिक यूरेनियम संवर्धन वगैरह के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता, अगर करेगा तो थोड़ा बहुत। ज्यादातर किसका यूज करता है, प्राकृतिक यूरेनियम का सीधा सीधा यूज कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक यूरेनियम खुद में क्या है, उसमें तो ज्यादातर पार्ट किसका था, यूरेनियम 238 का। और यूरेनियम 238 तो ऊर्जा प्रदान नहीं करता, वो तो क्या रहेगा, वेस्ट के रूप में हो जाएगा। आया ना, ऊर्जा कौन प्रदान करता है, यूरेनियम 235, और उसकी मात्रा कितनी है, 0.7%। और ज्यादातर पार्ट क्या है, यूरेनियम 238 का, जो कि इसमें क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, इसमें उन्होंने पूरा दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं कि इसमें जो यूरेनियम 235 है, उससे तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और जो यूरेनियम 238 है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्लूटोनियम में। तेरा वो किस में बदल जाएगा, प्लूटोनियम में, और उस प्लूटोनियम को हम किस में यूज कर लेंगे, सेकंड स्टेज में यूज कर। क्लियर हुई बात। अगर देखो कैसे होगा, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं, तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर था इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, देखो इधर यूरेनियम 235 तो है ही है। अब यूरेनियम 235 पर आपने किसका प्रहार किया, धीमी गति वाले न्यूट्रॉन्स का। और इस न्यूट्रॉन के प्रोसेस से आपको क्या मिला, और प्लस क्या मिल गई, ई का मतलब एनर्जी। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन। सही। अब इनमें से क्या करें, कुछ न्यूट्रॉन तो फिर से क्या करेंगे, यूरेनियम 235 को तोड़ेंगे, चेन रिएक्शन बनानी है। लेकिन कुछ हम यूं भी तो कर सकते हैं कि वो क्या करें, यूरेनियम 238 के साथ रिएक्शन करें और क्या बना दें, प्लूटोनियम का निर्माण कर दें। क्लियर हुई बात या नहीं हुई। प्लूटोनियम का क्या होता है, 94 239, 9423, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम में। तो देखो यहां से तो हमें यूरेनियम 235 से तो हमें क्या मिल गई, ऊर्जा।
और ये जो वेस्ट के रूप में जाने वाला था इसको हम कहां ले गए, सेकंड स्टेज। क्लियर हुआ? तो इसमें हमने क्या किया, नेचुरल यूरेनियम का यूज किया, साथ के साथ हमने यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में बदल गया, और प्लूटोनियम भी खुद अपने आप में क्या एक विखंडनकारी पदार्थ है जो आगे टूटता है हल्के नाभिकों में और क्या करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो हमने क्या किया, ऊर्जा भी प्राप्त कर ली और अगले के लिए रॉ मटेरियल भी एक तरह से तैयार कर लिया सेकंड स्टेज के लिए। अब देखो दूसरा नाम इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कूलेंट होता है, कूलेंट के रूप में सामान्य जल का यूज नहीं करते, नॉर्मल वाटर का यूज नहीं करते, इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का यूज किया जाता है, उच्च दाब पर हैवी वाटर का यूज करते हैं D2O। अब देखो जब उच्च वायु दाब उच्च दाब होगा तो उसकी जो तापमान को ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो अधिक ऊर्जा का बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट करेगा। ध्यान है? तो ये कौन सा होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है। ये बात क्लियर हुई, कोई डाउट इसमें? अब आओ सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज का नाम क्या है, यही जो हमने अभी पढ़ा था प्रेशराइज, कौन सा था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना, कौन सा था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो ये रहा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब देखो यहां पर नाम देखो क्या है, ये ब्रीडर लिखा है, ब्रीड का मतलब क्या होता है, उत्पादन करना, सही है? तो मतलब क्या, ये कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन किसका करेंगे, ईंधन का, एनर्जी का तो कर ही कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये प्लूटोनियम का भी क्या करते हैं, उत्पादन वापस से करते हैं। जितना प्लूटोनियम इनमें यूज करते हैं हम ईंधन के रूप में, उससे ज्यादा ये प्लूटोनियम का उत्पादन कर देते हैं, तो ब्रीड कर रहे हैं प्लूटोनियम को। तो देखो अब दोबारा से देखते हैं इसमें, देखो यहां वाले बना के देखते हैं। देखो सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, और जब अभी मैं पढ़ा रहा था उसमें क्या लिखा था, P और लगा था, उसे बोलते थे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। डन है? इसमें हमने ईंधन के रूप में किसका यूज किया, Pu का, प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम क्या करेगा, इस पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का प्रहार कर देंगे, और ये भी आगे क्या कर जाएगा, नाभिकों में टूट जाएगा, हल्के नाभिकों में, और उसके साथ क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो मैं लिख दूं, इसको टूटने से क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, प्लस इसके साथ क्या होंगे, न्यूट्रॉन। आया ना? तो हमने प्लूटोनियम से तो क्या प्राप्त कर ली, ऊर्जा प्राप्त कर ली, लेकिन साथ ही साथ अब क्या करेंगे, पिछले फेज में हमने देखा था यूरेनियम 238 मिला था हमें बहुत सारा, उसमें से कुछ तो हमने प्लूटोनियम बदल लिया, लेकिन कुछ जो और वेस्ट बचेगा उसका फिर से यहां हम यूज कर लेंगे। अब करेंगे क्या, जो प्लूटोनियम था इसको तो रख देंगे कोर में, इसके चारों तरफ क्या रख देंगे, एक पूरा का पूरा आवरण बना देंगे यूरेनियम 238 का। तो इनमें से कुछ न्यूट्रॉन क्या करेंगे, यूरेनियम 238 से फिर टकराएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से प्लूटोनियम में। तो देखो उसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकले, वो वापस से किससे टकराएंगे, यूरेनियम 238 से। अब यूरेनियम 238 किस में बदल जाएगा, प्लूटोनियम में, अभी फर्स्ट स्टेज में बदला था। तो इट मींस जितना हमने इसमें प्लूटोनियम डाल रहे हैं उतना ही प्लूटोनियम या उससे ज्यादा प्लूटोनियम ये पैदा कर दे रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रीडर रिएक्टर। क्लियर है? तो इसमें प्लूटोनियम का उत्पादन हो रहा है, जितना हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा प्लूटोनियम हमें फिर से मिल रहा है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ये बात क्लियर हुई? अब दूसरी बात कौन सी है, फास्ट क्यों बोला इनको, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों बोला। अब फास्ट का अर्थ यहां पर होता है कि यहां पर फास्ट न्यूट्रॉन्स का यूज किया जाता है। क्या करते हैं कि इनमें धीमे न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं है प्लूटोनियम का विखंडन के लिए, प्लूटोनियम का विखंडन तेज न्यूट्रॉन से भी हो जाता है, इसलिए यहां पर हमें उसको धीमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मंदकों का यूज इसमें नहीं करते, मॉडरेटर्स का यूज इसमें नहीं किया जाता। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स का यूज करते हैं, इसलिए इसको फास्ट बोलते हैं। ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोलते हैं कि ये ज्यादा ब्रीड करता है जितना प्लूटोनियम इसके अंदर यूज होता है। ये बात क्लियर हुई? तो लेकिन यहां अब तीसरी स्टेज के लिए तो कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, एक काम तो इसने क्या किया, ऊर्जा का उत्पादन किया, फिर इसी ने दूसरी स्टेज के लिए फिर से क्या कर दिया, एनर्जी का उत्पादन कर दिया, दोबारा उसी सेकंड स्टेज के लिए इसने प्लूटोनियम दे दिया, यहां से वापस उसको क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो प्लूटोनियम फर्स्ट स्टेज से भी मिला, सेकंड स्टेज से भी मिला। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो यहां पर एक और चीज का यूज किया जाता है, वो है थोरियम का। सुना होगा थोरियम, थोरियम क्या होता है, 232 के 33, 32, हाँ तो 232 होता है। तो ये 232 क्या करेगा, ये भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, वहां से ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं उनमें से कुछ न्यूट्रॉन इसके पास पहुंचेंगे,
अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम यूरेनियम 233 में। इसमें टूटेगा यूरेनियम 233 में। और ये भी क्या है? एक विखंडनकारी पदार्थ है। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ ये? तो देखो यहां पर क्या था, पहले प्लूटोनियम लिया, वो किसमें बदला? ऊर्जा में बदला। दूसरा यूरेनियम 238 था, उसने भी किसमें बदल गया? प्लूटोनियम में। तो ये ब्रीडर रिएक्टर हो गया। और फिर क्या हुआ? थोरियम भी इसके चारों तरफ लगाया हुआ था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो गया। और यूरेनियम 233 क्या करेगा? इसको हम ले जाएंगे कौन सी स्टेज में? थर्ड स्टेज पे। ये बात क्लियर हुई सबको? नहीं क्लियर हुई? देखो इसके अंदर मेन फ्यूल कौन है? प्लूटोनियम। क्लियर है? इस पर न्यूट्रॉन डाला तो इसने किसका उत्पादन कर दिया? एनर्जी का उत्पादन कर दिया। और साथ में इसने क्या कर दिया? न्यूट्रॉन का उत्पादन कर दिया। ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन निकले थे इसके, इस प्लूटोनियम के चारों तरफ क्या करते हैं? कवर लगाते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं? यूरेनियम 238। तो उन न्यूट्रॉन में से कुछ न्यूट्रॉन किसके पास जाएंगे? 238 के पास। तो ये जब इसको एब्जॉर्व करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लूटोनियम में। देखो ये पहली स्टेज में हमने पढ़ा था कि देखो यहां पर क्या हुआ था? यूरेनियम 238 किसमें बदला था? प्लूटोनियम में। तो यहां पर ये फिर से प्लूटोनियम में बदल गया। और इसी प्लूटोनियम का हम इसमें ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो एक कवर तो हमने किसका लगाया था इसके ऊपर? यूरेनियम 238 का। साथ में थोरियम 232 का भी इस पर कवर लगाया जाता है, उसको भी चारों तरफ इसके रखा जाता है। अब इस न्यूट्रॉन में से कुछ न्यूट्रॉन किसके पास जाएंगे? थोरियम के पास। अब थोरियम जब इसको एब्जॉर्व करेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम 233 में। और यूरेनियम जो 233 है ये भी एक तरह का क्या है? विखंडनकारी पदार्थ है। ये भी विखंडित होगा, हल्के नाभिकों में टूटेगा और ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो ये कहां जाएगा? ये यूरेनियम 233 यहां से निकाल लिया जाएगा और इसको थर्ड स्टेज में डाला जाएगा। क्लियर हुई? तो ये जो मटेरियल हमें मिला ये किसके लिए मिला? थर्ड स्टेज के लिए मिला। क्लियर हुई बात? तो ये क्या होगा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हो गए। ये सेकंड स्टेज है और कलपक्कम में यही बन रहा है 500 मेगावाट का। इसका प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। डन है? उम्मीद अभी न्यूज में था कि 2026 तक बन जाएगा ये। तो इसमें कोर लोडिंग हो चुकी है, क्रिटिकलिटी को प्राप्त करने की परमिशन मिल रही है, शायद हो भी गई होगी अब तक। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? इसको कमर्शियल लेवल पर लाएंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू होगा। 2026 माना गया कि 2026 तक ये चालू हो जाएगा। डन है? तो ये पूरा का पूरा क्या था? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था, जो आपका सेकंड स्टेज वाला था। हा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ना, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसमें कोर लोडिंग हुई और क्रिटिकलिटी की मंजूरी दे दी है। क्रिटिकलिटी का मतलब कि चेन रिएक्शन क्या हो जाए? सेल्फ सस्टेन्ड उसमें स्टार्ट कर दी जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊर्जा को उत्पादन करना वो शुरू कर दिया जाए, उसकी बात इसमें की गई थी। डन है? अब देखो ये वाला यही न्यूज में था, अभी आगे देखते हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है? तो ये फास्ट ब्रीड रिएक्टर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो तीसरा कौन सा? ब्रीडर, एडवांस ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं उनको, थर्ड स्टेज वालों को क्या बोलते हैं? एडवांस्ड ब्रीडर रिएक्टर, या थोरियम बेस्ड रिएक्टर भी कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन फ्यूल होता है वो यूरेनियम 233 होता है। कह देते हैं थोरियम बेस्ड, लेकिन ये थोरियम बेस्ड नहीं है पूरी तरह से। ये किस पे बेस्ड है? यूरेनियम 233 पर। तो जो अगर थर्ड स्टेज वाला हमारा होगा, ये रहा आपका थर्ड स्टेज, तो ये क्या? एडवांस्ड क्या हो जाएगा? हैवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है? इनको ब्रीडर रिएक्टर भी कह देते हैं कई बार। ठीक है? आगे देखो इसमें क्या होता है। इसमें मेन जो फ्यूल होता है वो होता है यूरेनियम 200। ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और किसका उत्पादन करेगा? एनर्जी का। और साथ ही साथ इससे क्या रिलीज हो जाएंगे? क्लियर है? जो हमने पीछे देखा था वही हमने देख लिया। लेकिन साथ ही साथ यहां पर किसका यूज करते हैं? थोरियम 200। अब ये न्यूट्रॉन को जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये किसमें टूट जाएगा? और इसका हम क्या करेंगे? यहाँ फ्यूल के रूप में वापस से यूज कर लेंगे। तो ये भी तो ब्रीडर रिएक्टर हुआ। ठीक है? ये यूरेनियम 233, इसके चारों तरफ हमने क्या लगा दिया? थोरियम 232। अब जब ये तो ऊर्जा देगा यूरेनियम 233, और ये थोरियम 232 क्या करेगा? ये वापस से हमें यूरेनियम 233 देगा, जिसका हम एज ए फ्यूल इसके अंदर यूज करते हैं। ये आपका कौन सा हो गया? क्लियर हुई बात? तो देखो यहां पर लिखा होगा, ये रहा, देखो ये रहा, ब्रीडर रिएक्टर भी बोलते हैं। डन है? और इसमें यूज किसका किया जाता है? यूरेनियम 233 का फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। और इसके ऊपर जो ब्लैंकेट होता है इसके चारों तरफ, वो थोरियम 232 का होता है,
जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 233 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये 3 स्टेज प्रोग्राम है। देखो यहां पर ये रहा, देखो यहां पर देखो ये लिखा है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, और यहां से देखो ये क्या हो गया, डिप्लेटेड यूरेनियम, जो नेचुरल हमने बोला था यूरेनियम 238 वाला, और ये कौन है, प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम कहां पहुंच गया, सेकंड स्टेज में। और यहां पर हमने क्या बोला, ये कौन सी स्टेज है हमारी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाली है। तो यहां पर पीयू, जो देखो पीयू का मतलब प्लूटोनियम, ये किसके रूप में यूज कर रहा है, फ्यूल के रूप में। ठीक है, फास्ट ब्रीडर्स हैं ये। इससे क्या उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी प्लूटोनियम से। और इसके अलावा देखो यहां से वापस से ये प्लूटोनियम का निर्माण कर रहा है, देखो यूं क्रॉस लगा, ये क्या है, ये लाइन बता रही है कि वापस से ये प्लूटोनियम को जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला था, ब्रीडर रिएक्टर। फिर यहां से देखो ये इसमें से क्या निकलेगा, यूरेनियम 233, थोरियम से बदला यूरेनियम 233, तो ये 233 कहां चला गया, थर्ड स्टेज में, ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर हो गए। और यहां पर क्या किया हमने, यूरेनियम 233 का तो हमने ईंधन के रूप में यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और इसके साथ इसमें क्या डाला था, थोरियम। और ये थोरियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से यूरेनियम 233 में। देखो ये साइकिल फिर बन गया। तो ये भी तो क्या है, एक ब्रीडर रिएक्टर। इसमें भी देखो ऊपर की तरफ से क्या डाला है, थोरियम, और यहां पर देखो क्या लिखा है, डिप्लीटेड यूरेनियम, मतलब यूरेनियम 238। तो 3 चीजें यहां यूज हुई, प्लूटोनियम, थोरियम, और इधर से डिप्लीटेड यूरेनियम मतलब यूरेनियम 238। तो ये फ्यूल ईंधन देगा, ऊर्जा देगा। ये थोरियम किसमें बदल जाएगा, यूरेनियम 233 में। ये डिप्लेटेड यूरेनियम है, वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूटोनियम में। तो तीनों का काम ले लिया। यहां पर 2 ईंधन है, एक तो यूरेनियम 233 जो यहाँ पहले स्टेज से आया, और उधर से ऊपर से क्या डाला, थोरियम, जो किसमें बदल जाएगा, यूरेनियम 233 में, ब्रीडर रिएक्टर के रूप में काम करता है। ये है आपके पूरे के पूरे क्या, 3 स्टेज भारत का प्रोग्राम। डन है, कोई दिक्कत? देखो यहां पर लिखा, कलपक्कम हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर ऑल द 3 फिजाइल आइसोटोप, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 कामिनी आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन रिएक्टर। यहां पर तीनों तरह के रिएक्टर है। डन है। और जो ये थोरियम वाला, इसका क्या नाम दिया गया, कामिनी। डन है। तीनों ये है कहां पर, कलपक्कम में। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी कहां पर है, कलपक्कम में। और ये जो आपका थर्ड स्टेज वाला है, ये भी कहां पर मिलेगा, कलपक्कम में है, आपको मिलेगा। डन, कोई दिक्कत इसमें? ये तो अभी रिसर्च फेज में है सबके सब। सेकंड वाला 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था पूरा का पूरा 3 स्टेज हो गई आपकी। और ये रहा, अब देखो यहां पर, अब सब समझ में आएगा। क्या लिखा है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ग्रांटेड परमिशन फॉर द फर्स्ट अप्रोच टू द क्रिटिकलिटी। ने परमिशन दे दी है फर्स्ट अप्रोच को क्रिटिकलिटी के लिए, मतलब वो अब क्रिटिकलिटी प्राप्त कर सकता है। कौन भला, 500 मेगावाट सोडियम कूल्ड। अब सोडियम कूल्ड पता लगा, ये कूलेंट के रूप में किसका यूज करोगे, सोडियम का। अर्थात जो कोर में जो एनर्जी बन रही है उसको बाहर लाने का काम कौन करेगा, सोडियम काम करेगा। तो सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ठीक है, फास्ट मतलब फास्ट न्यूटन, ब्रीडर मतलब ये और ज्यादा प्लूटोनियम का उत्पादन करता है जितना हम इसके अंदर यूज करते। तो ये पूरा का पूरा न्यूज में बना हुआ है। देखो, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस फास्ट ब्रीड रिएक्टर लोकेटेड एट कलपक्कम तमिलनाडु। और इसको सबको कौन कर रहा है, सबका मैनेजमेंट कौन करता है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी। डन है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो जो मुझे समझाने वाला था वो क्या हो गया, मैंने समझा दिया। अब देखो क्रिटिकलिटी का मतलब क्या, देखो यहाँ लिखा है, क्रिटिकलिटी रेफर टू द इनिशियल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए रिएक्टर टू ए सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वहां सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन की स्थिति में उसको लाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकलिटी बोला जाता है। अब दूसरा यहां पर लिखा है, द कंप्लीशन ऑफ कोर लोडिंग विल इफेक्टिवली मार्क द फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी। कोर लोडिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं, पहली अप्रोच बोलते हैं, फर्स्ट अप्रोच फॉर क्रिटिकलिटी। पहले कोर लोडिंग होगी और फिर उसमें क्या होगा, चेन रिएक्शन स्टार्ट। डन है। तो कोर लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज इनसाइड द कोर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। कोर लोडिंग का मतलब उसके अंदर क्या करना, न्यूक्लियर फ्यूल को रखना ही क्या करता है, कोर के अंदर क्या कहलाता है, कोर लोडिंग कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? रिवीजन हो गया सबका सब, कोई दिक्कत इसमें? हमने ये सब क्लास में पढ़ा हुआ है, तीनों के तीनों फेज अच्छे से पढ़े थे। यही डायग्राम जो मैं आप दिखा रहा हूं ये हमने क्लास में बनाए थे। अब क्या हो गया, एक हमारा रिवीजन हो गया, तेजी से हमने इसको देख लिया। कोई दिक्कत?
तो ये सारे के सारे देखो वही सब बातें की जा रही है। देखो देखो वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर भावेनी यूजिंग यूरेनियम 233 बीइंग सेटअप एट ए कलपक्कम, वही बात हुई, कलपक्कम में वो है, कलपक्कम में ही वो है। डन। तो ये है भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम, वही बाकी सब लिखा है। देखो ये मोनोजाइट के बारे में बताया कि मोनोजाइट थोरियम का सोर्स है, और वो कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखो केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड वगैरह में ये सब पाया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये था 3 स्टेज प्रोग्राम, इसका ये चार्ट बना हुआ है। देखो यहाँ पर पहला क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, पीएसडब्ल्यूआर, सब समझ में आएगा अब तो। इसमें देखो नेचुरल यूरेनियम का यूज होता है, उसमें से किसका यूज करते हैं, 0.7% यूरेनियम 235 है, इसी से एनर्जी मिलती है। और फिर देखो क्या लिखा है, रिमेनिंग 99.3% और इज क्या, यूरेनियम 238, वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लूटोनियम 239 में। दूसरे वाले में देखो क्या लिखा है, एफबीआर यूजिंग प्लूटोनियम एज फ्यूल। एक बार समझने के बाद है क्या, साइंस स्टैक तो इतना आसान है कि पूछो मत। देखो इसके बाद फ्यूल्ड बाय मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ प्लूटोनियम और यूरेनियम 238, वो इसके चारों तरफ ब्लैंकेट लगाया जाएगा, और प्लूटोनियम क्या गएगा, फ्यूजन जाएगा, इससे एनर्जी प्राप्त होगी प्लूटोनियम से, और यूरेनियम 238 वापस से प्लूटोनियम 239 का निर्माण कर देगा, ब्रीडर रिएक्टर बन गया। इसके साथ साथ देखो थोरियम 232 विल बी इंट्रोड्यूस्ड वन सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ प्लूटोनियम 239 इज बिल्ट अप। जब काफी प्लूटोनियम 239 बन जाता है तो उसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, थोरियम, और थोरियम क्या करेगा, बदल जाएगा यूरेनियम 233 में। वो कहां यूज करेंगे, थर्ड एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। देखो ये बताया था मैंने। तो ये क्या है, फ्यूल्ड बाय ए मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। थोरियम ट्रांसम्यूटेट्स टू यूरेनियम 233, ये बदलता है यूरेनियम 233 में, विच पावर्स द रिएक्टर, मतलब इसमें यूरेनियम 233 ही ऊर्जा प्रदान करता है। अब इससे ज्यादा क्या रिवीजन करेंगे, कितनी बार कर लिया, 3 बार पढ़ा दिया मैंने। डन है, चले। अब ये एक छोटी सी न्यूज थी यूरेनियम कंटेमिनेशन पर। एक बार पूछ लेता ना, कितना यूरेनियम का जो मात्रा है पानी में वो सेफ है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ था, अभी हाल ही में बार्क ने एक स्टडी में पाया कि यूरेनियम का लेवल 60 माइक्रोग्राम पर लीटर पीने वाले पानी में सेफ है। बार्क ने क्या किया, बार्क स्टडी फाउंड दैट यूरेनियम लेवल्स अप टू 60 माइक्रोग्राम्स पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर आर सेफ। वो कह रहा है कि 60 माइक्रोग्राम पर लीटर में अगर यूरेनियम है तो वो सेफ है। लेकिन भारत का जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो कितना है, 30 माइक्रोग्राम है। देखो ये कितना है, 30 माइक्रोग्राम है। तो इसने इस चीज को क्या किया है, चैलेंज कर दिया ना, कि जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो कितना है, 30 का है, और बाहर की स्टडी में क्या पाया गया, 60 माइक्रोग्राम। तो हो सकता है कि वो ये सीधा सीधा ये पूछ ले कि कितने ग्राम यूरेनियम जो है वो सेफ की कंडीशन में आता है। तो भारत में स्टैंडर्ड क्या है, 30 ग्राम का है। डन है। लेकिन बार्क ने कहा है कि 60 ग्राम तक सेफ है। और इसके साथ साथ देखो किन किन इलाकों में ये ज्यादा मिलता है। देखो कहां पर है, पंजाब, जहां पर देखो जितना वो क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे, ग्राउंड वाटर को, उतना ही क्या होगा, उसको कंटेमिनेशन ज्यादा होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड दिल्ली, इन्हीं क्षेत्रों में क्या हो रहा है, दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर सब में क्या है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पानी की कमी है, लगातार खींच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां पर धान की कृषि, वहां पर गन्ने की कृषि, इन सब के लिए पानी को खींचा जा रहा है। तो यहां पर सिंचाई के लिए पानी का बहुत अधिक मात्रा में, और दिल्ली में ज्यादातर पीने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ग्राउंड वाटर को लगातार वो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। सही है, तो उसका कंटेमिनेशन बढ़ता जा रहा है। तो देखो इसका कारण क्या होता है, देखो नेचुरल जियोलॉजिकल कंडीशन, कि वहां क्या हो, यूरेनियम हो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। दूसरा क्या, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जब आप उसको खींचते हो तो उसके साथ वो भी आता है। और साथ ही साथ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये मानव जनित कारण है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकला था उसको आपने क्या किया, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं किया, उसका साउंड मैनेजमेंट नहीं किया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो जाएगा, आपका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, देखो किडनी डैमेज हो सकती है, बॉन टॉक्सिटी हो सकती है, ठीक है, कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो जाता है, बायो एक्यूमुलेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, पढ़ा है हमने, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन वाला प्रोसेस। तो ये क्या कह रहा है, बायो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है इसका। डन है। बायो एक्यूमुलेशन उन पदार्थों का होता है जो फैट डिसॉल्व होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, वही आगे बायो मैग्निफाइड होंगे, जो वाटर सोल्यूबल है वो तो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर हुई बात यहां से। तो हमने इन्वायरमेंट पढ़ा तो यहाँ के काम आया ना, और इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो तो वहां पर स्टैंडर्ड इससे भी ज्यादा है। मतलब वहां पर देखो क्या माना गया, देखो यहाँ पर फिनलैंड और स्लोवाकिया में 100 माइक्रोग्राम और 350 माइक्रोग्राम को भी सेफ माना जाता है।
तो भारत ने बहुत स्ट्रिक्ट मानदंड को अपना रखा है। क्लियर हुई ये बात? और ये जो चेंज किया है वो कब चेंज किया? 2021 में चेंज किया। 2021 से पहले 60 माइक्रोग्राम ही था, लेकिन 2021 में इसको कितना कर दिया गया? 30 माइक्रोग्राम कर दिया गया। तो यूरेनियम से जुड़ी हुई एक न्यूज थी, तो मैंने इसको यहाँ डिस्कस कर दिया। कोई दिक्कत है? ये इसके बारे में थोड़ा सा जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई दिया वही सब है। ठीक है, अब आते हैं, देखो टोकामेक फ्यूजन रिएक्टर ये क्या है? ये नाभिकीय संलयन से जुड़ा हुआ है, फ्यूजन से जुड़ा हुआ एक कुल मिला के एक उपकरण है जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। क्या है ये? एक मशीन है या एक उपकरण है जिसके अंदर नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होगा। और बहुत ही विशिष्ट उपकरण है, क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए क्या चाहिए था? मैंने भी बताया था, मिलियंस डिग्री में टेम्परेचर चाहिए। और ऐसी स्थिति में जिस बर्तन में आप, जिस पात्र में आप उस गैस को रखोगे या जिन पदार्थों से आप क्या करना चाहते हो, उनका संलयन करना चाहते हो, तो वो पूरा का पूरा पात्र ही पिघल जाएगा इतने अधिक तापमान पर। तो उसके लिए विशेष मशीन का या विशेष उपकरण का निर्माण करते हैं। उसका नाम क्या दिया गया? टोकामेक। और इसका नाम क्या है? देखो, टोरॉइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल्स। इसके अंदर होता क्या है? ये डोनट शेप का है। टोरॉइडल का मतलब एक डोनट शेप, इस तरह से निकला हुआ। और उसके अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं। इस तरह से चारों तरफ क्या लगी होती है? यूं मैग्नेटिक कॉइल लगी होती हैं। तो वो क्या करते हैं, जो ये प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होता है जिनका आपको नाभिकीय संलयन करना है, उसको यहां पर बीच में ऐसे लटका के रखते हैं कन्फाइंड फॉर्म में, तो वो कहीं भी दीवार में टच ना हो। उसके लिए आप किसका यूज करोगे? मैग्नेटिक कोइल्स का यूज किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? टोरॉइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कोइल्स। कोई दिक्कत है? इसको क्या बोलते हैं? टोकामेक फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर है तो मशीन ही तो हुई। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या। देखो, चाइना ने अभी क्या किया है? इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। कैसा है? हाई टेम्परेचर, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, सुपर कंडक्टिंग टोकामेक डिवाइस। इसका नाम क्या है? HH70। दोबारा देखो क्या लिखा है? वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो, मार्किंग ए ब्रेक थ्रू इन फ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसके पैरेलल देखो, जापान ने और ईयू ने भी क्या किया था? JT60SA, ये भी एक टोकामेक का नाम है। इसका उन्होंने निर्माण किया था। ये क्या? वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामेक है। क्या है? सबसे, वो क्या है? हाई टेम्परेचर वाला है, दुनिया का फर्स्ट। और ये क्या है? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर हुई? ये किसने बनाया? ईयू एंड जापान ने। लेकिन है कहां पर? ये जापान में है। टू सपोर्ट द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एंड एडवांस फ्यूजन रिसर्च एफर्ट। अब ये क्या है? देखो, ITER शब्द आया क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है जहां पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की, वहां पर देखा जाएगा कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इस रिएक्टर में होनी है। और वहां पर अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे, देखे जाएंगे कि कैसे इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। और ये फ्रांस में अवस्थित है। ये रिएक्टर जो है, ये 35 देशों का आपसी सहयोग से बना हुआ एक क्या एक्सपेरिमेंट है। जाना है? देखो नाम में क्या लिखा है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे नाभिकीय संलयन को लेकर। ठीक है, कहां पर है? फ्रांस में। कितने देश हैं? लगभग 35 देशों के सहयोग से यह परियोजना चल रही है। कब स्थापित हुई? 2006 में इसको शुरू किया गया था। और आगे आने वाले टाइम में क्या करेगा? धीरे धीरे क्या किया जाए? इसके असेंबली फेज में अभी तक सभी पार्ट्स को क्या किया जा रहा है? असेंबल किया जा रहा है। और उसी का जो मेन उपकरण होगा वो कौन सा होगा? ये टोकामेक। कोई दिक्कत है? बहुत सारे उपकरण इसके अंदर लगेंगे, उसमें एक ही है सेंटर वाला टोका। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद देखो यहां पर क्या है। देखो यहां पर ये रशियन नाम है, ये वाला जो आपको भी मैंने बताया था ना, टोकामेक, टोरॉइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक। कोई दिक्कत? नाभिकीय संलयन हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखो ये रहा, ये इस तरह से देखो डोनट शेप है ना। इसके अंदर देखो, ये जो देख रही है आपको पिंक कलर की, ये मैग्नेटिक कॉइल्स है। ये क्या है? मैग्नेटिक कॉइल्स है। और यहां पर ये जो दिख रहा है, यहां पर ये रेड कलर वाला, यहां पर आप क्या करते हो? प्लाज्मा को यहां पर रखते हो। ये मैग्नेटिक कॉइल इसको इस अवस्था में बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होगी? बाहर की तरफ जो है ये मैग्नेटिक कॉइल है, और बीच में आपका क्या रहेगा? प्लाज्मा रहेगा। और यहां से देखो, यह लिखा गैसेज इन ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। इनको यहां से गैसेज को डाला जाएगा और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तो इसका तापमान मिलियंस में किया जाएगा। देखो यहां पर लिखा होगा
देखो फ्यूजन अकर्स एट यूजफुल रेट ओनली एट ए टेम्परेचर ऑफ ओवर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 100 मिलियन पर इतना टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, एक यूजफुल रेट पर वो संलयन होने लगेगा जो हमारे काम आ सकता है। क्लियर है? और सन के कोर में कितना टेम्परेचर होता है? हाइड्रोजन आयन फ्यूज एट 10 to 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इन द सन्स कोर। वहां पर कितने पे? 10 से 15 में हो जाता है। लेकिन वहां पर वायु दाब की कंडीशन क्या है? वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है उसके कोर में। यहाँ पर प्रेशर क्या है? उतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना? 100 मिलियन सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए, तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें से प्रवाहित होगा, उसका टेम्परेचर 100 मिलियन पर जब पहुंचेगा, तो आप क्या, किस फॉर्म में रह जाएगा? प्लाज्मा फॉर्म में। जो नाभिक है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो उसको छोड़ के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो प्लाज्मा फॉर्म में हो जाएगा। उस प्लाज्मा को कंटेन करने का काम कौन करेंगे? ये मैग्नेट काम करेंगे। और फिर इसके चारों तरफ देखो ये थर्मल शील्ड लगी है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह का वो आपका क्या होता है, पूरा का पूरा टोकामेक उपकरण होता है। तो इसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल सन। सन में क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन। और हम अर्थ पर इसको क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली उस प्रोसेस को दोहराना चाह रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ भी दिक्कत है? कोई कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको क्या समझ में आएगा, बेसिक पता है, तो इसमें 5 मिनट लगते हैं। कुल मिला के है क्या? नाभिक किसी संलयन करने वाली एक मशीन है, जिसके अंदर प्लाज्मा को कंटेन रखा जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? मैग्नेटिक कोइल्स के थ्रू किया जाता है। शेप कैसी है? डोनट शेप है। नाम मैंने आपको बता ही दिया, रशियन नेम है इसका। आया ना? देखो सब क्लियर है? कुछ दिक्कत है? क्या नाम है इसका? टोरॉइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कोइल्स। सही है। इसमें आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, 100 मिलियन करना पड़ता है उसके आसपास। उसके लिए आपको उसको इलेक्ट्रिक करंट देनी पड़ेगी, आपको उसको ऊर्जा खुद देनी पड़ेगी। हाँ या ना? कुछ भी है इसमें? कुछ भी इसके अंदर नहीं है। बाकी सब तो इसके बारे में बताया कि हाई टेम्परेचर वाला बना रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बना रहे हैं, या ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में वहां पर स्थापित किया जा रहा है। बाकी सब क्या ऊपर के, अगर कहें कि केक असली क्या कंसेप्ट, और बाकी सब ऊपर की तरफ चेरी वगैरह है। कंसेप्ट आ गया, बाकी सब मसला हल हो जाएगा। कोई दिक्कत? परफेक्ट याद करने में तो आप सब लोग क्या हो, माहिर हो, तुरंत बता दोगे कि ये वहां हुआ है और ये वहां हुआ है। कंसेप्ट में आकर दिक्कत हो जाती है। ये रहा ITR, मैंने बताया था कहां पर बना। देखो ITR इज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट अमंग 35 कंट्रीज। 35 देशों का सहयोग का एक क्या एक्सपेरिमेंट है, जिसमें चाइना भी है, EU भी है, जापान है, इंडिया है, कोरिया है, रशिया है एंड US है। और कहां पर है? करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, फ्रांस में। कोई दिक्कत? फिर इसमें देखो क्या लिखा है, इट्स गोल इज डेमोन्स्ट्रेट फ्यूजन पोटेंशियल एज ए वायबल एनर्जी सोर्स। ये बताना चाह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि फ्यूजन क्या है, एक वायबल सोर्स है एनर्जी का, उसको प्रदर्शित करना है। मतलब फ्यूजन की क्षमता को प्रदर्शित करना है कि फ्यूजन हो सकता है और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक वायबल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? देखो इसमें क्या लिखा है, ITR एम फॉर ए हाई एनर्जी यील्ड विद पावर गेन। Q इजिकल टू क्या होगा? Q है ग्रेटर देन और इजिकल टू कितना? 10। मतलब इसका अर्थ है कि जितनी एनर्जी आपने दी, उससे 10 गुना एनर्जी क्या होनी चाहिए? प्राप्त होनी चाहिए, या उससे ज्यादा प्राप्त होनी चाहिए। तब है कि हाँ हमने फ्यूजन, तब हमें कोई फायदा है। अदरवाइज क्या है, कितनी तो हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी खुद देंगे। ये 100 मिलियन टेम्परेचर बनाने के लिए हमें इसे खुद को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और उससे 10 गुना ज्यादा नहीं मिली तो फिर फायदा ही क्या है? फिर इतना खर्चा करने का, इतना टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका गोल क्या है? क्यू क्या हो? 10 से ज्यादा, 10 गुना से ज्यादा ऊर्जा इसमें प्राप्त होनी चाहिए। देखा लिखा है, मीनिंग इट प्रोड्यूसेस 10 टाइम द थर्मल पावर इनपुट। क्या लिखा है? मीनिंग इट प्रोड्यूसेस 10 टाइम द थर्मल पावर इनपुट। जितना थर्मल पावर का हम इसको इनपुट देंगे, उससे 10 गुना क्या करे, ज्यादा ऊर्जा ये प्रोवाइड हमें। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, सरपासिंग द Q इजिकल टू 0.67। अभी तक ये रिकॉर्ड है, एक पर भी नहीं पहुंचे। ठीक है, जितनी देर है उससे भी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। रिकॉर्ड सेट बाय यूरोप्स JET फैसिलिटी इन द UK। इसकी वहां पर यूके में एक टोकामेक है, उसमें क्या मिला है, इतना रिकॉर्ड बना है अभी। क्लियर है? अब बातें समझ में आई सारी की सारी, सारा कंसेप्ट क्लियर है? अब जो भी न्यूज पढ़ोगे पढ़ लोगे।
चलो आगे। अब देखो भारत भी क्या है, भारत ने 2005 में इसको ज्वाइन किया, ठीक है। और भारत में इसका कौन सेंटर मेन कौन है, डेडिकेटेड सेंटर कौन सा है, द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ठीक है, विच ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन है, इससे वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देख भारत इसमें क्या क्या चीजें देगा, एक तो देगा क्या, क्रायोस्टेट सॉरी, जो तापमान को क्या करता है, थोड़ा कम करता है, ठंडा रखने का काम आएगा। फिर देखो इन वॉल शील्डिंग, उसके अंदर वॉल के अंदर जो शील्डिंग है वो भारत प्रोवाइड कराएगा। कूलिंग वाटर सिस्टम, उसके अंदर कूलिंग करने के लिए जो पानी वाला प्रोसेस है सिस्टम है वो भारत प्राप्त कराएगा। क्रायोजेनिक सिस्टम, वही ठंडा करने वाला सिस्टम। और क्या, एक आयन साइक्लोट्रॉन, आयन साइक्लोट्रॉन का मतलब जो वहां पर पार्टिकल्स होते हैं उनको गति प्रदान करने के लिए एक साइक्लोट्रॉन होता है। साइक्लोट्रॉन का अर्थ क्या होता है, एसिलरेटर जो होता है, जो उनकी गति को बढ़ाता है। देखो यहाँ लिखा है एक साइक्लोट्रॉन इज ए टाइप ऑफ पार्टिकल एसिलरेटर, पार्टिकल्स की गति को बढ़ाने वाले जो उपकरण है उससे क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। डन है, तो इतना थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि क्या क्या भारत वहां पर योगदान करने वाला है। एक तो क्या है, क्रायोस्टेट, दूसरा क्या है, इनवॉल्व शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम एंड आयन साइक्लो। क्लियर है, बाई चांस कभी पूछ ले तो अंदाजा लगाने लायक तो रहो, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम, ये तो हो ही गया वापिस से, है ना। ये देखो यहाँ पर देखो, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर रीच द टेम्परेचर 7 टाइम दैट ऑफ द सन कोर। जो कोरिया का जो टोकामेक है साउथ कोरिया का, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, सन के कोर की तुलना में कितना हो गया, 7 टाइम उसने टेम्परेचर को बढ़ा लिया। डन है। KSTR created a new world record for 48 second long operation at 100 million degrees। देखो ये 100 मिलियन डिग्री पर पहुंच गया, उस टेम्परेचर के पास पहुंच गया। डन है, अब समझ में आ रही है बातें, जो हमने पहले पढ़ा वही क्या है, यहां पर हमने फिर से रिपीट किया। देखो क्या लिखा है, देखो KSTAR created a new world record for a 48 second long operation at 100 million degrees। 100 मिलियन डिग्री पर उसने कितने सेकंड काम किया, 48 सेकंड। कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे। तो यही था आपका, इस क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, नाभिकीय विखंडन हो गया, भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम हो गया, चेन रिएक्शन वगैरह सब देख रही, नाभिकीय संलयन देखा, टोकामेक देख लिया। डन। अब बात करते हैं किस पर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर। एक सेकंड देना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, चले आगे। स्मॉल है, मॉड्यूलर है और रिएक्टर है। स्मॉल का अर्थ हो गया जो ट्रेडिशनल रिएक्टर होते हैं उनकी तुलना में इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये 300 मेगावाट तक के होते हैं, अप टू 300 मेगावाट, ठीक है। ऐसे रिएक्टर जो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्मॉल। अब मॉड्यूलर का अर्थ क्या हुआ, मॉड्यूलर का अर्थ है कि जिन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है मॉड्यूल्स के रूप में, उसके अलग अलग भाग को बना लिया जाता है, फिर जिस जगह पर उसे लगाना होता है वहां पर सबको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सबको असेंबल कर दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर। स्मॉल का अर्थ है इसकी कैपेसिटी कम होती है, जो बड़े ट्रेडिशनल हमारे न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट है, उनकी तुलना में इसकी कैपेसिटी काफी कम होती है, 1/3 के बराबर है। जो बड़े वाले होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, वो 700 प्लस मेगावाट के होते हैं। कितने, 700 प्लस। तो ये 300 अप टू 300 मेगावाट होते हैं। 300 से ज्यादा वाले तो मीडियम में आ जाएंगे, 300 तक के जो होंगे वो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। डन है। तो एक तो इसको स्मॉल किस लिए बोला कि इनकी कैपेसिटी कम है, मॉड्यूलर इसलिए बोला कि इनको अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फैक्ट्री में बनाया जाता है, बाद में इनको असेंबल कर दिया जाता है, ठीक है। रिएक्टर मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टर कहा जाता है। डन है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब भारत ने क्या किया, भारत ने बजट में 2024-25 में अनाउंस किया है कि यूनियन गवर्नमेंट विल पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करेगी टू डेवलप भारत स्मॉल रिएक्टर्स। भारत स्मॉल रिएक्टर क्या है, एक तरह से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, जिन्हें क्या नाम दे दिया गया भारत में, भारत
स्मॉल रिएक्टर्स नाम दिया गया। और इसमें क्या किया गया, जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसको पार्टिसिपेशन दिया गया। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो भारत का जो एनर्जी एक्ट है, देखो यहां पर लिखा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962, इसके अंदर ये कहा गया है कि इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं दी जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी वाले क्षेत्र में। तो ये खतरनाक है ना प्राइवेट सेक्टर को देना। क्लियर है? तो उसको क्या किया गया, उस क्लॉज को हटाकर क्या किया गया, अब प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट इसमें करने की अनुमति दे दी गई। इसलिए ये न्यूज में था। और ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था, मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 2023 में भी करवाया था, 2023 से करा रहा हूँ, 2023 भी कराया, 24 में भी कराया और 25 में भी करवा रहा हूँ। 3 साल से न्यूज में अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है इस साल आ जाए। चलो आगे। तो ये बात होगी। अब आते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर। अब रुको, यहां से नहीं, इसकी अलग पीपीटी है, को पढ़ते हैं। देखो ये रहा, ये लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज में था कि चाइना ने पहला ऐसा डिजाइन करके उसको उसने संचालन प्रारंभ कर दिया था, चाइना ने। तो देखो यहां पर लिखा है, देखो ये तब से न्यूज में है। देखो देखो, वर्ल्ड फर्स्ट फोर्थ जनरेशन रिएक्टर, चौथी पीढ़ी का ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन रिएक्टर। और इसमें क्या हुआ है, इट इज डिजाइन टू बी हाईली, ये इसमें कुछ शायद स्प्रिंट हो गया है। देखो ये क्या है, द शिंदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईस्टर्न शैंडोंग प्रोविंस कमेंस्ड कमर्शियली ऑपरेशंस। मतलब वो जो ये शिंदो बे है ना, इसके जो ईस्टर्न शैंडोंग प्रांत में एक क्षेत्र पड़ता है, देखो ये क्या, ईस्टर्न शैंडोंग प्रोविंस, यहाँ पर ये एक क्या है, शिंदो बे नाम की जगह पर जो पावर प्लांट इसका नाम है, उसको क्या कर दिया है उन्होंने, व्यापारिक रूप से संचालित कर दिया था, मतलब वो एनर्जी का प्रोडक्शन करने लगा था। तो ये पहला फोर्थ जनरेशन क्या था, रिएक्टर था, जो चाइना ने स्टार्ट किया है ना, इसलिए ये न्यूज में था। देखो कब की बात है, ये 2023 की बात है, तब से ये न्यूज में बना हुआ है। डन है? अब देखो हमें इसीलिए इसको पढ़ना, और कितना था, 200 मेगावाट का था, कितना, 200 मेगावाट का। और इसका नाम क्या था, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। क्या नाम है, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। मतलब इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा और कूलिंग कौन करेगा, गैस कूल करेगा। गैस मतलब कूलेंट के रूप में गैस का आप यूज करोगे, जैसे हमने सेकंड जनरेशन में नहीं किया था सोडियम, उस तरह में ये किसका, ये गैस कूल्ड क्या है, रिएक्टर है। और इसमें यूज किसका किया गया, हीलियम का यूज किया है, अर्थात कूलेंट के रूप में इसमें हीलियम का यूज किया गया था, इसलिए ये न्यूज में था। तो एक बार फिर से हमने देख लिया। डन है? अब आओ यहाँ पर, ये देखो यहां से समझ में आएगा। देखो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कौन से हैं, देखो ये बीच वाले, देखो लिखा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इससे छोटे भी होते हैं माइक्रो रिएक्टर, जो 10 मेगावाट तक के होते हैं। अब 10 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक के किसमें आ जाएंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और 300 मेगावाट से ऊपर से लेकर 700 मेगावाट तक के होंगे मीडियम वाले। और 700 से जो ऊपर के होंगे उन्हें बोलते हैं लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स। यहाँ पर तीन ही दिए, 4 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, माइक्रो 10 तक, 10 से लेकर 300 तक स्मॉल, और 300 से लेकर 700 तक के किसमें आ जाएंगे, मीडियम। और 700 से जो ऊपर वाले होंगे उन्हें बोलेंगे लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर। तो दिक्कत, बढ़ू आगे। अब इसीलिए इनको क्या बोला गया, स्मॉल बोला गया, छोटा बोला गया, क्योंकि इनकी क्षमता क्या है, इनकी तुलना में लगभग 1/3 है। डन? अब आओ आगे। स्मॉल बोल दिया, मॉड्यूलर मैंने बता दिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको क्या मॉड्यूल्स के रूप में तैयार करके बाद में असेंबल करते हैं। रिएक्टर हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया हो रही है। क्लियर हुआ? अब आगे देखो लास्ट में, इसके अंदर कूलेंट के रूप में किस किस का यूज करते हैं। देखो हो सकता है यूपीएससी ऐसा ही पूछ ले कि इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। वाटर का यूज तो करते ही करते हैं, सोडियम हमने वहां पर देखा ही था। इसके अलावा देखो क्या लिखा है, लाइट वाटर एज ए कूलेंट और अदर नॉन लाइट वाटर कूलेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे गैस, इसका गैस। अभी देखो ये हीलियम, अभी क्या था ना, हीलियम गैसी तो थी। इसके बाद लिक्विड मेटल का भी यूज किया जा सकता है, करते हैं लिक्विड मेटल का। और इसके अलावा क्या, मोल्टन साल्ट्स का भी यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में। इन सभी का यूज होता है, याद रखना, मोल्टन साल्ट का, लिक्विड मेटल का, गैस का और वाटर का, ये सभी कूलेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। सॉरी। तो इस वाले जो रिएक्टर में हमने कौन सा पढ़ा था, ये गैस कूल्ड है। इसमें किसका यूज किया गया है, हीलियम का यूज किया गया है कूलिंग के लिए। डन है?
तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम में वैसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो इसमें दो तरह के कूलेंट होते हैं। कौन से? दो तरह के, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर था, मैंने बताया था यहाँ पर बीचों बीच क्या होगा, कोर होगा, यहाँ से एनर्जी का उत्पादन होगा। और यहाँ पर देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये प्राइमरी कूलेंट है, यहाँ पर गर्म हो रहा है, इसमें फिर कन्वेक्शन होगा गर्म होने पर। गैस है, हीलियम है, तो हीलियम यहाँ पर होगा तो गैस क्या होगी, जब गर्म होगी तो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठेगी, उसमें कन्वेक्शन होगा। और फिर क्या करेगी वो, वापस से यहाँ से ठंडी होकर वापस नीचे क्या कर जाएगी, बैठ जाएगी, भारी हो जाएगी, फिर से यहाँ से गर्म होकर ऊपर आएगी। लेकिन यहाँ ठंडी कैसे हुई? अब क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी जो वॉल है ना, यहाँ पर और क्या एक चैम्बर होता है जिसके अंदर एक सेकेंडरी कूलेंट होता है, पानी। तो ये जब गर्म गैस यूं जाती है तो इसके अंदर जो भरा होता है पानी, वो उसकी क्या करता है, वो कंडक्शन के थ्रू जो ये हीट है गैस की, वो किसको ट्रांसफर हो जाती है, उस वाटर को ट्रांसफर हो जाती है, और फिर वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर, और वो फिर आगे जाके क्या करता है, टरबाइन को चलाता है। इसमें दो तरह के कूलेंट यूज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। देखो यहां पर भी देख सकते हो इस डायग्राम में भी, देखो ये रहा कोर, और ये रहा प्राइमरी कूलेंट, ये रहा, और ये देखो यहां पर प्राइमरी है, और ये जो दिख रहे हैं आपको दो, ये वाले, इसके अंदर सेकेंडरी कूलेंट होता है। तो जब गैस यूं ऊपर जाएगी तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी इसको, और इसके अंदर पानी भरा होता है जो क्या करेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो गैस थी उससे एनर्जी का ट्रांसफर किसमें हो गया, इन साथ वाले चैम्बर्स में, और जिनके अंदर क्या भरा हुआ था, वाटर था, वो सेकेंडरी कूलेंट के रूप में काम करता। तो प्राइमरी कूलेंट गैस और सेकेंडरी कूलेंट कौन सा हो गया, वाटर होगा, जो पहले ट्रेडिशनल वाले में काम करता था। वैसे इतना डीप में जाएगा नहीं, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दी। अब देखो ये क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की विशेषताएं आपको आनी चाहिए। देखो सबसे पहला क्या, दे आर मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब विद हायर कन्वर्जन रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी। जो ट्रेडिशनल जो हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें अगर मान लो कि 1 kg से जितनी ऊर्जा निकलती है, यहां पर 1 kg से उससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है? आपने 1 kg फ्यूल डाला तो जो लार्ज रिएक्टर होगा वो जितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा उसकी तुलना में ये ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। दूसरी बात देखो, दे आर मोर सस्टेनेबल विद लोअर वेस्ट प्रोडक्शन एंड द एबिलिटी टू यूज न्यूक्लियर वेस्ट एज ए। एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट ज्यादा कम जनरेट करते हैं, और जो जनरेट करते हैं उसको वापस से इसमें रीयूज भी हो सकता है। सस्टेनेबल वे है ये, ठीक है, कोई दिक्कत? एक तो क्या किया, रेडियो एक्टिव वेस्ट कम रिलीज किया, दूसरा क्या किया, जो वेस्ट को रिलीज किया उसका वापस से रीयूज कर सकते हो। फिर लिखा सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर इसमें ट्रेडिशनल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी तुलना में ज्यादा होती है। इनमें ऐसे सिस्टम लगे हैं, पैसिव वाले सिस्टम है, अगर इसमें कोई एक्सीडेंट होता है, अगर यहां पर कोई क्या होता है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन पैदा होती है, तो वो अपने आप ही सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, आपको मैनुअली जाके करने की जरूरत नहीं है। और इसमें ऐसे फीचर्स है, अगर लाइट नहीं भी है, लाइट कट भी हो जाती है, तो भी अपने आप से उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। उनको बोलते हैं पैसिव सेफ्टी मेजर्स। क्या बोलते हैं? पैसिव सेफ्टी मेजर। डन है? तो इसमें क्या हो, कुल मिला के सेफ्टी फीचर्स ज्यादा होते हैं, दुर्घटना की संभावना कम रहती। फिर देखो नीचे क्या लिखा है, रीफ्यूलिंग इंटरवल। रीफ्यूल करने का समय इनका क्या है, ज्यादा है। जो ट्रेडिशनल रिएक्टर है उनको क्या करना पड़ता है, उनके अंदर फ्यूल डालना है तो आपको कुछ समय बाद रोकना पड़ेगा उसको, फिर उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा। और उनकी जो फ्यूल डालने की अवधि है वो कितनी है, ये 2 साल होती है। देखो पुराने वालों की कितनी है, 1 to 2 years, 1 से 2 साल बाद उनमें फ्यूलिंग करनी पड़ती है, रीफ्यूलिंग। लेकिन इनमें कितनी है, 3 से लेकर 7 साल बाद आपको फ्यूल डालना है। 3 साल भूल जाओ या 7 साल भूल जाओ। और कुछ तो ऐसे जिनमें 30 साल तक आप विदाउट फ्यूल यूज कर सकते हो, है ना? तो रीफ्यूलिंग की जो अवधि है वो भी इसमें क्या है, ज्यादा है। दूसरा देखो ये क्या है, अडेप्टेबल है और स्केलेबल है। इनके स्केल को ऊंचा नीचा किया जा सकता है, डिमांड ज्यादा है तो थोड़ा स्केल बढ़ा लो, डिमांड कम है तो थोड़ा जनरेशन कम कर लो, तो ये एडजस्ट हो सकते हैं। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिजाइन है। अब क्या है, बहुत कम जगह लेते हैं, बहुत कम जगह लेते हैं, क्योंकि एक तो छोटे हैं और दूसरा इनका डिजाइन ऐसा है कि कॉम्पैक्ट है, जगह कम लेंगे तो लैंड की डिमांड भी कम होगी, लैंड एक्विजिशन को लेकर समस्या नहीं होगी। ट्रेडिशनल जो थर्मल पावर प्लांट है, अगर कोई पुराना हो गया तो उसकी जगह भी इसको लगाया जा सकता है, आया ना? तो ये भी इसको किया जा सकता है। इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है, देखो एक तो वेस्ट का जनरेशन कम करता है, दूसरा इसकी क्या है, जो लगाने का समय है वो भी कम लगता है, रीफ्यूलिंग ज्यादा समय बाद करनी पड़ती है, वेस्ट को आप दोबारा रीयूज कर सकते हो। तो इन सब वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा इसका ये मितव्ययी हो जाता है, और ये जल्दी बन भी जाता है। जेस्टेशन पीरियड इसका क्या है, कम है।
कम अवधि में तैयार हो जाता है, उसको कई साल लगते हैं बनने में, ये जल्दी तैयार हो जाता है। डन है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसको इकोनॉमिकल बनाते हैं। देखो लोअर कैपिटल कॉस्ट, शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम, समय कम लगता है, रिक्वायर लेस फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग, रिफ्यूलिंग इसे कम करनी पड़ती है। इन सब से ये क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे हैं, देखो आप इनको किसके साथ यूज कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के याद कर सकते हो। दिन में वो ऊर्जा प्रदान करे, रात में ये प्रदान कर दे। डिसेंट्रलाइज मॉडल है ये। आप दूरस्थ क्षेत्रों में भी इनको स्थापित कर सकते हो कि दिन में तो किससे आप प्राप्त कर लो, रिन्यूएबल एनर्जी से, सौर ऊर्जा से, और रात में क्या करो, इनसे प्राप्त कर लो। है या नहीं है। तो ये इसलिए क्या है, फ्लेक्सिबल है। डन है। और इसके आधार पर फिर बहुत सारे आगे हैं कि कौन, इतना नहीं आएगा आपके, इतना मोर देन इनफ है। डन है। तो हमने क्या देख ली, उसकी क्या देख ली, जो जो विशेषताएं थी वो देख ली, ये काम कैसे करता है वो देख लिया, कूलेंट देख लिया, इसकी कैपेसिटी देख ली। डन है। अभी तक कुल मिला के 80 हैं जिनको, जो क्या कर रहे हैं, 80 ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं जिन पर बातचीत चल रही है। ठीक है, अभी तरह पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि उन पर उनकी डिजाइनिंग चल रही है या क्या है, किसी न किसी फेज पर पहुंच डन है। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। तो ये बहुत है, मोर देन इनफ है। चले आगे। देखो यहाँ पर ये रहा स्मॉल मॉड्यूलर। देखो यहाँ पर, हाँ ये वाला मैं बता रहा था आपको। देखो करंटली ओनली 2 SMR प्रोजेक्ट आर ऑपरेशनल, जो कार्य कर रहे हैं पूरी तरह से, बाकी सब क्या प्रोजेक्ट फाइल की तरह से घूम रहे हैं। लेकिन जो कार्यशील प्रोजेक्ट है वो 2 हैं। एक तो रशिया में 35 मेगावाट का एकेडमिक है लोमोनोसोव, और चाइना का 210 मेगावाट का HTRPM, वही जो मैं बता रहा था। डन है। 2 ही है, एक रशिया में और एक चाइना में। डन है। चलो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये भी न्यूज में है, एनर्जी का सेक्टर कितना है न्यूज में, देखो अब क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो क्या है, देखो अब इसको पढ़े हम, देखो कितना सारा पढ़ के आए हैं ना सब, अब तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसको देखो, मार्क करते हैं। देखो क्या लिखा है, थोरियम, थोरियम बेस्ड है। भारत में थोरियम बेस्ड कौन सा था, थर्ड स्टेज। और कैसा, मोल्टन साल्ट, इसमें मोल्टन फॉर्म में थोरियम का यूज किया जाएगा। और फिर क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर, हाँ या ना, ठीक है, तोड़ दो ना। देखो क्या कह रहे हैं, थोरियम का यूज करेंगे, इसमें मोल्टन सॉल्ट के रूप में उसका यूज करेंगे, और न्यूक्लियर रिएक्टर तो है ही। क्लियर है। अब देखो इसको पढ़ के देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं आता। देखो, चाइना इज सेट टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर पावर स्टेशन। ठीक है, चाइना इसको भी शुरू करने वाला है, कंस्ट्रक्शन ही शुरू करने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, थोरियम फ्यूल। देखो थोरियम वाइल नॉट डायरेक्टली फिजाइल, मतलब थोरियम खुद से सीधा का सीधा इसमें विखंडन नहीं होता। थोरियम को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, यूरेनियम 233 में। फिर देखो, कन्वर्ट्स इनटू फिजाइल यूरेनियम 233। ठीक है, विद इन द रिएक्टर। ठीक है, अनलाइक सॉलिड यूरेनियम फ्यूल, थोरियम ऑपरेट्स एज ए लिक्विड फील्ड इन मोल्टन सॉल्ट फॉर्म। क्लियर हुआ, ये किस फॉर्म में काम करता है, लिक्विड फ्यूल के रूप में काम करता है। देखो, ऑपरेट्स एज ए लिक्विड फ्यूल इन मोल्टन सॉल्ट फॉर्म। किस रूप में काम करेगा, लिक्विड और मोल्टन सॉल्ट फॉर्म में ये यूज किया जाता है। ये सॉलिड बेस में नहीं आता, जैसे यूरेनियम होता है वो सॉलिड होता है, ये सॉलिड फॉर्म में यूज नहीं है। किस फॉर्म में है, लिक्विड मोल्टन सॉल्ट फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। डन है। प्रोड्यूसिंग लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड ऑपरेटिंग एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पर ये काम करता है। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, है क्या। इसके बाद देखो, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम एम्स टू यूटिलाइज थोरियम एक्सटेंसिवली इन द थर्ड स्टेज। ये बात हमने की है कि तीसरे स्टेज में भारत थोरियम यूज करने वाला है, विद मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एज ए पोटेंशियल ऑप्शन। भारत के लिए ये भी एक ऑप्शन के रूप में उभर के सामने आ सकता है। चाइना अभी इसको क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है ना। अब इसमें मोल्टन सॉल्ट कूलेंट का यूज करते हैं। देखो मैंने भी बताया था ना वहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में कि मोल्टन सॉल्ट का भी यूज किया जाता है। तो यहां पर किसका यूज करते हैं, मोल्टन सॉल्ट का या कार्बन डाइऑक्साइड का कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो मोल्टन सॉल्ट का इसमें फ्यूल यूज हो रहा है, और मोल्टन सॉल्ट इसमें किस रूप में यूज हो रहा है, कूलेंट के रूप में यूज हो रहा है। और फिर है कंटिन्यूअस फ्यूल साइकिल। अब देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस फ्यूल साइकिल का अर्थ होता है कि
हम जब नॉर्मल जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, मैंने बताया था ना, उसकी रीफ्यूलिंग करनी पड़ती है। तो जब रीफ्यूलिंग करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, एक बार बंद करना पड़ता है। लेकिन इसमें बंद करने की जरूरत नहीं है, ये चल रहा है, साथ के साथ ही क्या हो जाएगा, इसकी रीफ्यूलिंग होती रहती है, तो इसको बंद नहीं करना पड़ता, इसीलिए बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्यूल साइकिल इसको कहा जाता है। डन है। तो देखो, डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन विदाउट रीफ्यूलिंग, इनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, अब इसको और देख लेते हैं। देखो यहां पर लिखा है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन विदाउट रिफ्यूलिंग मींस द रिएक्टर डजंट नीड टू बी शट डाउन। इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एट रेगुलर इंटरवल्स टू रिमूव यूज द फ्यूल एंड इंसर्ट न्यू फ्यूल। कि नया फ्यूल डालने के लिए और जो वेस्ट हो चुका है उसको हटाने के लिए इसको बंद नहीं करना पड़ता, इसी में इसको क्या करते हैं, नया मोल्टन सॉल्ट डालते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहां तक था आपका क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला मसला सारा का सारा। ध्यान है? कोई दिक्कत इसमें अभी तक? आगे बढ़ जाऊं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लिक्विड नेचुरल गैस था, एलएनजी। अब ऐसे इतने बड़े बड़े टॉपिक पढ़ के आए हो, अब ये तो कुछ भी नहीं है। क्या है? लिक्विड है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। देखो ये रहा। भारत ने ये न्यूज में क्यों बना था लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कि भारत ने 2024 में काफी इंपोर्ट किया इसको, 2.60 मिलियन टन इसको क्या किया, इंपोर्ट किया था। और लास्ट साल कितना था, 1.77 मिलियन टन। इसलिए ये थोड़ा न्यूज में था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस है क्या, एलएनजी होती क्या है। देखो इसमें क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या होता है बताओ, मेथेन। और उसको किस फॉर्म में कर लिया गया है, लिक्विफाइड में। अगर लिक्विफाइड में करेंगे, गैस को लिक्विड बनाएंगे, तो उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बहुत कम टेम्परेचर पर गैस को क्या कर लिया जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ले आया जाता है, उसे बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, एलएनजी प्राइमरली कंपोज्ड 85 टू 95% मेथेन। क्या है, 85 से लेकर 95% तक इसमें क्या होता है, मेथेन होता है। इट ऑल्सो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये सब भी होते हैं, लेकिन अधिकतर मात्रा में इसमें क्या है, मेथेन। नाम ही है ना नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, इसका टेम्परेचर कम किया जाता है। टेम्परेचर कम कहां तक करते हैं, 162 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कम किया, माइनस में लाया जाता है। इतना डन है। तो इतने तक कम करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसको क्या कर सकते हैं, एक टैंकर में भी हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो जो रिमोट एरिया है वहां पर टैंकर के थ्रू इसकी सप्लाई की जा सकती है, जहां पर पाइपलाइन नहीं है या नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर यही लिखा है। देखो ये कैसी है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्मेल नहीं होती, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, इट्स लिक्विड फॉर्म। एलएनजी ऑक्यूपाई अबाउट 600 टाइम लेस वॉल्यूम देन व्हेन इट इज ए गैसीय स्टेज। मतलब जब गैस फॉर्म में है, वायुमंडल में है, उसकी तुलना में अगर हम इसको लिक्विफाइड फॉर्म में लाते हैं तो इसका वॉल्यूम 600 गुना कम हो जाता है। क्लियर हुई दोस्तों, कितनी सारी गैस कितने से स्पेस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। दिस प्रॉपर्टी अलाउ फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए इसका एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। कोई दिक्कत? तो ये आपको पूरा पूरा है। एक होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको क्या किया जाता है, इसको दबाव से, हाई प्रेशर से इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। वो टेम्परेचर से है, ये कैसा है, प्रेशर से। देखो सीएनजी नेचुरल गैस कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू ऑक्यूपाई ए स्मॉलर वॉल्यूम इन ए फ्यूल टैंक। इसमें दबाव से इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, उसमें टेम्परेचर कम किया जाता है। डन। ठीक है। अब देखो कंप्रेशन कितना होगा। देखो टिपिकली कंप्रेस्ड एट प्रेशर बिटवीन 200 टू 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दबाव इस पर डाला जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम टू लेस देन 1% ऑफ इट्स साइज एट एटमोस्फियर प्रेशर। इसका साइज क्या हो जाता है, 1% से भी कम हो जाता है। Done? फिर देखो इसमें भी क्या लिखा है, 80 से लेकर 90% क्या है, मीथेन। उसमें 85 से 95 है, इसमें 80 से 90 है। और गैसीय स्टेट है अनलाइक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किस फॉर्म में रहती है, गैस में रहती है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इसमें प्रोपेन भी रहता है और ब्यूटेन भी रहता है। क्लियर है? चलो जी, तो यही आपको क्या करना है, बस आपको यूज रखना है। हाँ, ये एमिशन को लेकर जरूर ध्यान में रखना, पता लगे इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछ ले। एलएनजी का देखो क्या है, प्रोड्यूस 40% लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन कोल।
कोल की तुलना में ये CO2 को क्या करता है, कम उत्सर्जन करता है, और एमिट्स 30% लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑयल। ऑयल की तुलना में 30 और कोयले की तुलना में 40% कम करता है। जनरेट सिग्निफिकेंटली लेस सूट, डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर। जो पीएम होता है, पढ़ते हैं ना, PM 2.5, PM 10, वो सब भी कम करेगा कंपेयर टू कोयल एंड ऑयल। डन है। फिर क्या लिखा है, रिलीज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत कम मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड करता है मरकरी और अदर हार्मफुल कंपाउंड इन द एटमोस्फियर। मतलब ओवरऑल सारा ही पोल्यूशन ये क्या करती है, कम करती है। डन है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस और CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ये यहाँ पर आपको दिल्ली में देखने को मिलती है या नहीं है। यहाँ पर बाहर ही है, वजीराबाद जाते हो तो रास्ते में ऊपर चढ़ते ही क्या है, पंप है ना, CNG पंप। वहां पर क्या है, प्रेशर पर उसको क्या किया जाता है, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, CNG है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं किसकी, सुपर कंडक्टिविटी की। ये क्या होते हैं, देखो, कंडक्टर जानते हो, चालक। चालक क्या होते हैं, चालक उसमें जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। चालक या कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, जो अपने से उसका फ्लो होने देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये धातुएं होती हैं, ज्यादातर मेटल होती हैं, उसमें अंदर क्या होता है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कि जो उनका जो शेल होता है, आपने देखा होगा, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। तो इनका जो बाहरी शेल होता है, जो सबसे आउटर शेल होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही ढीले बंधे होते हैं, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। और वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं, उनका प्रवाह होने लगता है। ये होते हैं कंडक्टर। लेकिन कोई भी कंडक्टर होता है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। कोई भी चालक होता है, वो अपने में से अगर विद्युत धारा जाती है, तो उस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसके प्रति उसमें कुछ ना कुछ क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, प्रतिरोध आता है। सही है। और आपने देखा होगा, जब वो जाता है तो तार गर्म भी हो जाती है ना। तारें गर्म होती है ना, जब चलता रहता है, कोई पंखा चलता रहे, AC चलता रहे, तो तार क्या हो जाती है, गर्म। आप चार्जिंग करते हो तो चार्जर वाला स्पॉट गर्म हो जाता है। तो जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो कुछ ना कुछ क्या करता है, प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। लेकिन सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ये प्रतिरोध शून्य होता है, अर्थात वो अपने में से धारा को गुजरने का कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं, उसको जाने देते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य के बराबर होता है। ऐसे चालक या ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। देखो, कंडक्टर मतलब चालक, और सुपर मतलब ऐसे सुपर जो बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं, धारा को प्रवाहित होने देते हैं अपने में से बिना किसी प्रतिरोध के। लेकिन ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता। ऐसा टेम्परेचर होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, जिसे जीरो केल्विन कहते हो। सुना है जीरो केल्विन क्या होता है, कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। माइनस में 273, इतने टेम्परेचर के आस पास, 10 ऊपर, 10-15 ऊपर, क्योंकि जीरो जो एब्सोल्यूट जीरो है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो -273 या इससे कुछ ऊपर 250, 240, इस टेम्परेचर पर जाकर कुछ पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उनमें से धारा क्या होती है, बिना किसी पर बाधा के, बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर कहा जाता है। क्लियर हो रही है। अर्थात इनका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है या शून्य के बराबर होता है। और जिस टेम्परेचर पर ये क्या बोलते हैं, ये जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। अभी देखना, अभी समझाता हूं क्या होता है। अब मैं पूरी चीज तुम्हें समझाता हूं पहले कि अभी हुआ क्या। देखो, द क्वेस्ट फॉर ए रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। देखो, ये LK99 है, इसको एक मटेरियल का नाम दिया है। साउथ कोरिया ने कहा है कि हमने रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का निर्माण कर लिया है। अभी मैंने क्या बताया, किस टेम्परेचर पर होता है, एब्सोल्यूट जीरो के आसपास। और ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐसे मटेरियल का खोज कर ली है या उसका निर्माण कर लिया है जो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, और उसका नाम क्या है, LK99। इसके बाद में देखेंगे, पहले सुपर कंडक्टिविटी आना चाहिए।
अब देखो होता क्या, देखो इधर ध्यान से देखना सब लोग। सुपर कंडक्टर तो मैंने बता दिया, जो क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस when cooled to extremely low temperature. This property allow them to conduct electricity with no loss of energy या without resistance उसको प्रवाह करने देता है। ठीक है, ये सबका सब था। और टेम्परेचर कितना होता है, -273 या 0 केल्विन के आसपास की बात है, ये कह रहा है। अब आओ यहां पर, इसको भी बाद में समझाऊंगा। अब आते हैं यहां पर, ये रहा कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। देखो अगर मैं यहां बात करूं, दिख रहा है यहां पर ये बैटरी लगी है, और ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और इसमें से क्या करेंगे, ये कंडक्टर है। और कंडक्टर में ये जो आपको दिख रहे हैं बीच में व्हाइट कलर के, ये एटम है, धन है, ये पॉजिटिव आयन है। इनमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके चारों तरफ। और जब ये जाएंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से बैटरी से जोड़ेंगे, तो ये देखो एक डायरेक्शन में इस तरह से प्रवाहित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा से जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर आएगी, इसकी हमेशा उल्टी दिशा में आती है। ये बात क्लियर हुई। तो चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन को जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो वो एक पर्टिकुलर दिशा में क्या करने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। और इसी से जब आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा धारा होती है। ये क्लियर हुआ। अब देखना सुनना, अब प्रतिरोध क्यों उत्पन्न करते हैं। अब प्रतिरोध इसलिए उत्पन्न करते हैं कि जब देखो ये जा रहे हैं यहां से, तो ये इसके साथ भी टकरा रहे हैं, इसके साथ भी टकरा रहे हैं, और आपस में भी टकरा रहे हैं, आया ना। तो इसके न्यूक्लियस के साथ, ये वाले के साथ भी टकराएंगे, और आपस में इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, टकराएंगे। क्योंकि देखो ये क्या है, सब सॉलिड है, तो इनका एक क्रिस्टल बना होता है, इनकी जगह तो क्या अपनी जगह पर फिक्स है। भाई मान लो कोई सॉलिड लिया हमने, कॉपर ले लिया, तो कॉपर के कण अपनी जगह पर क्या है, फिक्स है, उसकी एक स्ट्रक्चर है, तो ये तो अपनी जगह पर फिक्स है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे थे पहले, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो वो एक डायरेक्शन में बहना शुरू हो गया। इससे पहले वो क्या करते हैं, रैंडम इधर उधर घूमते रहते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित किया तो ये एक दिशा में प्रवाहित होना शुरू करते हैं। लेकिन जब ये जाएंगे तो ये आपस में भी टकराएंगे और इससे भी टकराएंगे। अब जब ये टकराएंगे तो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, नहीं हो रहा। वो फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, इधर से इधर नहीं जा पा रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ये आप रोक रहे हैं, आपस में टक्कर भी उनको क्या कर रही है, रोक रही है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये टकराते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये इनका बीच वालों का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ये वाले बीच वाले भी तो क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनकी टक्कर की संभावना और बढ़ जाएगी। जब और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, और प्रतिरोध उत्पन्न होगा, समझ रहे हो। तो जब रूम टेम्परेचर होता है तो रूम टेम्परेचर पर ये भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं, आया ना। क्यों, क्योंकि इनकी गति क्या है, रैंडम हो जाती है। तो ये जब ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, एक तो उसका टेम्परेचर और एक इनके टक्कर का टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ा रहता है। क्लियर हुई। अब देखो एक और डायग्राम दिखाता हूं। देखो ये रहा आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है, देखो बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये कक्षा पूरी तरह से भर नहीं जाएगी तो स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर उधर मूव करते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे किसके, इंसुलेटर्स की, तो देखो इसमें बाहरी कक्ष में देखो पूरा भरा हुआ है, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, ये भरा है, इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या नहीं करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, ये करेंगे कंडक्टर, डन है, क्योंकि इनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे दिखा रहा हूं, देखो ये रहा। अगर देखो यहां पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री पर देखो ये मेटल का एटम है बीच में, ये रहा, सही है। और ये इसके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, 20 डिग्री पर रैंडम मोशन तो कर ही रहे हैं इधर उधर, तो आपस में भी टकरा रहे हैं, इधर उधर भी टकरा रहे हैं। लेकिन आपने जैसे इसका टेम्परेचर 70 डिग्री किया, इनकी टक्कर बढ़ जाएगी, और देखो ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो गए, देख रहे हो, ये भी ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। जब वाइब्रेट शुरू हो जाएंगे तो इनकी टक्कर और बढ़ जाएगी, प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, आया ना। अब सुनना, अब इसका उल्टा करते हैं। अगर मुझे प्रतिरोध को कम करना है तो मैं क्या करूं, मैं इनके टेम्परेचर को क्या करता जाऊं, कम करता जाऊं, तो ये वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनका रैंडम मोशन कम हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, ऐसे फ्लो करना शुरू करेंगे, प्रतिरोध क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अर्थात टेम्परेचर को कम करने से प्रतिरोध क्या होता है,
कम करता है और टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। देखो गुजरने नहीं देंगे ना इलेक्ट्रॉन को कुल मिला के। अब देखो इधर आओ। अब इसमें देखो कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको वो पूछ सकता है, कि नाम भी पूछ सकता है, लेकिन डिटेल में देख लेते हैं। देखो है क्या इसमें, है एक है कूपर इफेक्ट। क्या है? कूपर इफेक्ट या कूपर पेयर कहते हैं। अब ये क्या होता है? देखो ये वो व्याख्या है जो बताता है कि इनका जो प्रतिरोध है वो शून्य क्यों हो जाता है। बताता है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूपर पेयर का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं? कूपर पेयर का निर्माण करते हैं, और इसकी वजह से इनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब कूपर पेयर क्या होता है और क्यों बनते हैं ना, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो होता क्या है, देखना ये दिख रहा है आपको? ये वाला पहले इसको दिखाता हूँ। यहाँ दिख रहा है ये वाला, ये एटम का पॉजिटिव आयन हो गया क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो निकल चुके हैं। अब क्या होता है, जो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, देखो यहां पर अगर ये स्ट्रक्चर है मान लो यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन चार पॉजिटिव आयन को जो स्ट्रक्चर के चारों होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है, थोड़ा सा खींच लेता है। जब वो अपने आप खींचेगा तो ये पूरा का पूरा जो इसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या होगा, डिस्टोर्टेड हो गया। ये सारे के सारे पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की तरफ खिंच गए। तो जब ये इस तरह से खिंच गए तो एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव सारा का सारा यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो गया? भाई इस इलेक्ट्रॉन ने इन पे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हुए इसकी तरफ खिंच गए। खिंच गए जैसे ही ये इसकी तरफ यूं खिंचे, तो अब देखो पॉजिटिव आवेश सारा का सारा यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब पॉजिटिव यहां पर इकट्ठा होगा तो ये क्या करेगा, इसके जो पीछे इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये पॉजिटिव आवेश ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, तो वो इसको क्या करता है, अपने पास खींच लेता है। इधर देखो, ये यहां पर खींचा, और इसने ये पीछे वाली ये पॉजिटिव आवेश जब ज्यादा हुआ तो इसने ये जो पीछे इलेक्ट्रॉन था उसको भी क्या कर लिया, अपनी तरफ खींचा, तो वो क्या पहुंच जाएगा यहाँ। और जब ये इतना पास आ जाते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पेयर। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इनके बीच की दूरी इतनी रहती है। अब ये साथ साथ मूव करेंगे यूं, ये आपस में टकराएंगे नहीं, ये दूरी बनी रहेगी। यहां से जाएंगे, जैसे ही आगे जाएंगे तो ये ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेंगे और तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले आपस में टकरा रहे थे या इन आयंस के साथ टकरा रहे थे, अब टकराने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में से ऐसे निकल जाएंगे। बात क्लियर हुई? दोबारा देखो, इस इलेक्ट्रॉन ने इन चार को अपनी तरफ आकर्षित किया, ये डिस्टोर्टेड हो गया, और यहां पर एक क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आवेश का क्षेत्र बन गया। अब ये क्या करेगा, ये जो पीछे इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आवेश का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। जब ये वाला इसके पास आ जाएगा तो ये पीछे वाले को भी क्या करेगा, खींचेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड। देखो यहां पर देखो, देखो यहां पर इसने इस स्ट्रक्चर को भी डिस्टोर्ट कर दिया और इस स्ट्रक्चर को भी क्या कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। अब ये इतनी दूरी पर ही रहेंगे। अब ये यहां से मूव करेंगे इन दोनों के बीच से यहां, तो ये सारे डिस्टोर्ट हो जाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएंगे। और पीछे से दो और आएंगे, वो यहां पहुंचेंगे तो ये फिर डिस्टोर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये कूपर पेयर के रूप में ऐसे जाने लगते हैं। एक तरह समझ लो ये दो दीवारें हैं, बिना टच किए हुए बीच में से जाते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे बने रहते हैं, निश्चित दूरी बनाए रखते हैं, आपस में भी नहीं टकराते और इनके साथ भी नहीं टकराते। तो ये कूपर पेयर की जो कंडीशन है या कूपर इफेक्ट जो है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो कूपर पेयर समझ गए? कुछ नहीं है, कूपर पेयर क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो सुपर कंडक्टर्स में कम तापमान पर बनता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इन एटम्स के बीच में से या इन आयंस के बीच में से प्रवाहित हो जाते हैं और प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। डन है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कूपर पेयर क्या है, दिखा ये वाला। अब देखो यहां पर, देखो ये रहा। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज। देखो यहां पर लिखा है, यहां पर क्या बन गया, ये पूरा का पूरा हायर पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इनको जब खींचा तो ये सारे के सारे चार पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कुल मिला के तीन तो पॉजिटिव हुआ। अगर मैं मान भी लूं कि चार क्या है, पॉजिटिव, और एक क्या है, नेगेटिव, तो ओवरऑल तीन पॉजिटिव तो हुआ। अब ये तीन पॉजिटिव हुआ तो ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लिया। सेकंड इलेक्ट्रॉन चेजेस पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ये इसको खींचेगा तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, कूपर पेयर। और अब देखो ये टनल की तरह नहीं दिख रहा, ये इसके बीच में से ऐसे प्रवाहित होता जाएगा, ना तो इनसे टकराएगा ना इनसे टकराएगा, ना आपस में टकराएंगे। और जब टकराएंगे नहीं तो प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य। डन है? तो ये आपको बात पूरी की पूरी ध्यान में रखनी है। दूसरा दूसरा इसमें इफेक्ट होता है, देखो यहां पर एक और इफेक्ट इसमें शो करेगा। देखो एक
ये हो गया, कूपर पेयर्स हो गया, इसको पढ़ दूं। देखो, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इन ए मैटर रिपेल ईच अदर, दोनों नेगेटिव होते तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, अदर ड्यू टू दियर नेगेटिव चार्जेस, उनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू ए लैटिस, मतलब उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से मूव करता है, इट अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो जो चार थे। फिर क्या करता है, कॉजिंग देम टू मोमेंटली शिफ्ट दियर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इस डिस्टॉर्शन क्रिएट ए रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट कैन अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फिर क्या लिखता है, दिस कॉजेज सम इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अनस्टेबल एंड रीअरेंज इनटू पेयर्स कॉल्ड कूपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीअरेंज करते हैं और जिससे क्या बन जाते हैं, कूपर पेयर बन जाते हैं। These Cooper electrons pair can move through the metallic crystal lattice without resistance, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से बिना प्रतिरोध के गुजर जाते हैं, एज दे डू नॉट गेट स्कैटर्ड बाय द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है, उसके वाइब्रेशन से वो क्या नहीं करते हैं, इधर उधर टकराते नहीं। डन है, तो ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है कूपर पेयर के बारे में। डन है, ये समझ में आया। अच्छा, अब ये देखो, ये दूसरा इंपैक्ट देखो, इसका नाम क्या है बताओ, माइजनर इफेक्ट। ये क्या है, माइजनर इफेक्ट। अब देखो, ये माइजनर इफेक्ट भी सुपर कंडक्टर प्रदर्शित करते हैं। अगर नॉर्मल मेटल होता है ना, देखो क्या होता है, नॉर्मल मेटल, देखो यहां पर अगर चुंबक को रख दें, मैग्नेट को रख दें, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो इस मैग्नेट में से होके गुजरेंगी, सॉरी इस मेटल में से होके गुजरेंगी। क्या होगी, अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र है कोई, और इसके पास आप नॉर्मल जो कंडक्टर है उसको रखोगे, तो मैग्नेटिक लाइन इसमें से होकर गुजरेंगी। लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको बेंड कर देते हैं, अपने में से गुजरने नहीं देते हैं, इस तरह से देखो इनको क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं क्या, माइजनर इफेक्ट। डन है, डन है, वो ब्लर हो जाता है। चले आगे, कुल मिला के क्या ना क्या चाह रहा है वो, कि वो अगर यहां पर मैग्नेट रखा है, तो यहां पर क्या है, सुपर कंडक्टर है, तो वो अपने में से क्या नहीं जाने देगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने नहीं देता, उसको क्या करता है, एक्सपेल करता है, उसको बाहर रखता है। ठीक है, इसे बोलते हैं माइनर इफेक्ट। अब देखो यहां पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, आगे था पीछे था, ये रहा। इट इज द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टर एज इट ट्रांजिशनल इनटू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वो एक्सपेल करता है उनको अपने में से, अंदर आने नहीं देता, डिफ्लेक्ट करता है, कुल मिला के कहो। डन है, this effect result in the material's ability to trap a magnetic field within its interior, preventing it from penetrating the material, उसको अंदर से पेनेट्रेट नहीं होने दे। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये इसकी क्या है, सारी की सारी विशेषताएं है किसकी, सुपर। पहले तो आपको सुपर कंडक्टिविटी आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, कूपर पेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, माइजनर इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, टेम्परेचर का कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। डन है, तो थोड़ा बहुत आपको कंडक्टर के बारे में भी पता हो कि कंडक्टर्स क्या होते। डन है, अब देखो कुल मिला के कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी देख लो, कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, बस उसी को देख लो। ठीक है, इसकी खोज की थी हेइके कामेरलिंग ओम्स ने, क्या लिखा है, हेइके कामेरलिंग ओम्स ने, सबसे पहले इन्हीं के द्वारा इसकी खोज की थी सुपर कंडक्टिविटी की, ये नाम तो आपको आना ही चाहिए, और 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कोई दिक्कत, ये रहा ये वाला 1911 में, हेइके कामेरलिंग ओम्स को। डन है, और इन्होंने किसमें खोजी थी, देखो यहाँ पर लिखा है, द मेटल इज सडनली एबल टू ट्रांजिट द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट एनी एनर्जी लॉस मीनिंग जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने खोजी थी। इसके बाद देखो ये रहा, इसके बारे में भी हम कह रहे थे, कौन है, माइजनर इफेक्ट वाला, इन्होंने माइजनर इफेक्ट कब खोजा, 1933 में। उसके बाद कौन आए थे, इसके बाद आपके कौन से आए थे, ये रहा कूपर साहब 1957 में, इनके साथ तीन लोग थे, बार्डीन था और कूपर थे और एक टीफर थे, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, इस कूपर इफेक्ट की खोज की। ये तीन चार के नाम आपको याद रखने हैं। डन है, याद रह ही जाएगा, तो ये आपको ध्यान में देखो, यहां पर लिखा है, ये रहा 1911 में डिस्कवर की थी। ठीक है,
और उन्होंने मरकरी में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी याद रखना। किसमें इन्होंने खोजी थी सुपर कंडक्टिविटी? मरकरी में। और देखो किस टेम्परेचर पर खोजी थी, देखो 4.2 के टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर, -273 से बस थोड़ा सा ही ज्यादा, 3 कम कर लो, 4 कम कर लो, कितना हो जाएगा? 273 में से 4, 269, 268 पे। डन है? क्लियर है? अब तो सब समझ रहे होगे। तो ये सारी की सारी चीजें थी आपकी कौन सी? सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आपको सुपर कंडक्टिविटी तो आना ही चाहिए। सही है? चले आगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? थके तो नहीं अभी तक? थकना मना है। आज तो हमने लिखा भी नहीं है। आज हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ समझा ही समझा है। ये टॉपिक काफी लंबा था और बहुत सारी चीजें तो हमने क्लास में लिखी हुई हैं। तो इसमें से बस सुपर कंडक्टिव वाला टॉपिक क्या था, थोड़ा सा अलग था, तो वो क्लास के बाद हम लिख लेंगे एक बार और। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये भी न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है? ग्रेविटी के रूप में एनर्जी को क्या करना? स्टोर करना। ग्रेविटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। आपने सुना हो ना, क्या हिंदी में बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, है ना? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में कैसे होगा, सुनना, इसको कुल मिला के मैं सीधा समझा देता हूं। उधर देखो, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको स्टोर करने के ये क्या, एक एक तकनीक है। आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा है वो दिन के समय तो होती है, रात के समय नहीं होती। तो रात के समय क्या करें, है ना? तो इन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम आया है। क्या है? बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, दिन में रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा इन बैटरीज में, और रात में क्या किया जाएगा, इनसे एनर्जी को वापस प्राप्त कर लिया जाएगा। यही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब उसके अलग अलग रूप है, उसमें एक क्या है, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। लिथियम आयन बैटरी का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने किसका किया, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब होता क्या है, यहां पर देखो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये दिन के समय उत्पन्न हुई। अब यहां पर देखो एक पंप लगा है, तो ये पंप चालू हो जाएगा, उससे पंप को चलाया जाएगा। अब जब उससे पंप को चलाया जाएगा तो ये पानी इस तरह से यूं जाएगा। अब जब पंप चलेगा, और यहां पर देखो बहुत भारी क्या लगे हुए हैं, ये सिस्टम लगे हैं, तो जब पंप चलेगा तो वो पंप क्या करेगा, इसको ऐसे ऊपर की ओर उठा देगा। सही है? तो पंप चला तो पानी को जब धक्का लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको नीचे से पुश करेगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। और ऊपर की ओर बढ़ना मतलब हाइट बढ़ना, स्थितिज ऊर्जा का बढ़ना। आया ना? तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी आ जाएगी। अब क्या होगा, अब जब क्या होगा, रात हो जाएगी, हमें एनर्जी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इसको अब छोड़ देंगे। अब ये मुक्त रूप से नीचे क्या करेगा, जाएगा। जब ये जाएगा तो पानी क्या करेगा, घूमेगा। और अब इसको किससे जोड़ देंगे, जनरेटर से जोड़ देंगे। तो जनरेटर क्या करेगा, घूमेगा, और जनरेटर जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यही ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। हमने ग्रेविटी के रूप में क्या किया, इसको ऊपर उठाया तो ग्रेविटी अब नीचे पुल करेगी इसको, तो हमने ग्रेविटी के रूप में क्या कर रखे, एनर्जी को स्टोर कर रखा। अब जब ये नीचे आएगा तो ये पंप चलेगा तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक आउटपुट आ जाएगा, जनरेटर चल जाएगा। डन है? तो दिन में हमने रिन्यूएबल एनर्जी से, विंड एनर्जी से, या इलेक्ट्रिक जो सोलर एनर्जी से, इन सबसे हम क्या करेंगे, पंप चलाएंगे। पंप चलाकर क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा देंगे, और बाद में जब इसकी जरूरत होगी तो इसको रिलीज कर देंगे। जब ये नीचे आएगा तो पानी यहां से घूमेगा, यहां पर जनरेटर को घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, दैट्स ऑल। कुछ है ही नहीं। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। चलो, अब नई बैटरी आई है, लिथियम आयन बैटरी सुनी होगी। अब कौन सी आई है, एक सोडियम आयन बैटरी है। दोनों एक ही तरह से काम करती हैं। लिथियम आयन बैटरी में लिथियम के आयन कभी तो एनोड पर जाते हैं और कभी किस पर जाते हैं, कैथोड पर, मूवमेंट करते हैं वो। उसी के आधार पर क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लिथियम आयन बैटरी मैं भी दिखा दूंगा। और दूसरी बैटरी कौन सी है, सोडियम। तो लिथियम की जगह किसका यूज कर दे रहे हैं, सोडियम का। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज अभी लिथियम आयन बैटरी बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले देखो क्या है, सोडियम आयन बैटरी। देखो सोडियम इज 500 to 1000 टाइम मोर अबंडेंट देन लिथियम। लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल है, बहुत कम मिलता है। सोडियम उसकी कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। चार्जिंग टाइम सोडियम आयन बैटरी का चार्ज क्या होता है, जल्दी चार्ज हो जाती है कंपैरेटिवली। लिथियम आयन बैटरी थोड़ी धीमी चार्ज होती है इसके। ठीक है, सेफ्टी, सेफर एज दे डोंट एक्सप्लोड और कैच फायर इजीली। जल्दी से ये ना तो आग पकड़ते हैं, ना ही ये एक्सप्लोजन होता है।
और लिथियम वाले का तो हमने देख ही रखा है, कभी किसी में आग लग रही है और कभी किसी में आग लग जाती है, तो ये क्या है, कंपैरेटिवली इसके कम सेफ है। अच्छा, ऑपरेशन एंड यूज हायर ऑपरेशन टेम्परेचर रेंज, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर भी काम करती है। ये जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती है, किसमें, लिथियम आयन बैटरी में। इसका लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है, कम रेंज पर काम करता है, ना तो बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर, दोनों पे ही ये दिक्कत देने लगता है। कैन कॉज फायर इफ ऑपरेटेड इन हायर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर काम करोगे तो क्या लग जाती है, आग लग जाती है, फट जाती है। तो इंडिया में यही हो रहा है, हमारे टेम्परेचर 50 पहुंच जाता है तो इनमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। तो ये बेचारे, इनका भी कोई दोष नहीं है, टेम्परेचर ही इतना हो जाता है हमारे यहाँ। आगे देखो, कैन बी यूज इन स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन, छोटों में भी यूज ले सकते हैं उपकरणों में, और बड़े लार्ज स्केल जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो अभी मैं कह रहा था उनमें भी यूज किया जा सकता है। इसका मुख्यतः यूज किसमें करते हैं, पोर्टेबल डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका यूज किया जा सकता है। जहां ये यूज है वहां तो ये तो होना ही होना है, लेकिन उससे बड़े एरिया में भी इसका यूज किया जा सकता है, ज्यादा कैपेसिटी में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब देखो यहाँ ये लिथियम आयन बैटरी दिख रही होगी आप, देखो ये लिथियम आयन बैटरी है, देखो इसमें दो होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। देखो ये रहा कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है, एनोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लिथियम मेटल ऑक्साइड होता है, जो कैथोड पॉजिटिव होता है वहां पर मेटल ही होगा, और कैसा होता है, लिथियम मेटल ऑक्साइड, लिथियम होता है और मेटल का ऑक्साइड होता है, जैसे कोबाल्ट का ऑक्साइड हो गया या किसी और का ऑक्साइड हो गया, वो यहाँ पर लगा होता है। तो इससे क्या बनता है, कैथोड। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, एनोड नेगेटिव, यहाँ पर लिथियम मेटल जो हो गया और कार्बन होता है, लिथियम कार्बाइड होता है, LiC6, उसे क्या बोलते हैं, लिथियम कार्बाइड। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना, देखो हेक्सागोन बना, ये कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रेफाइट जैसी स्ट्रक्चर है देखो इसकी। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेफाइट मान लो या लिथियम कार्बाइड मान लो, C6 मान लो, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड होता है, और इनके बीच में क्या किया जाता है, लिथियम को डाला जाता है, इंटरकलेशन बोलते हैं, अंतर्वेशन कहते हैं उसको। ये इनका पूरा का पूरा क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर है, और उसके बीच में क्या कर दिया, लिथियम को डाल दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो वो लिथियम आयन यहां भी फंस सकते हैं और इसके बीच में भी फंस सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि उनको किधर से किधर मूव करना है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, डिस्चार्ज हो रहा है जब, अब जब डिस्चार्ज हुआ तो इधर देखो यहाँ निशान दिख रहा है, तो जब देखो डिस्चार्ज हो रहा है तो लिथियम आयन ये बीच में आपका पूरा का पूरा क्या होता है, इसका क्या होगा बीच में, बताओ कुछ तो, नहीं पता, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता इसके बीच में, हाँ नहीं पता, अरे यार ऐसे मत करो। चलो, तो यहां पर ये क्या करता है, देखो ये लिखा ना इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से क्या होगा इतना भी आइडिया नहीं है, चलो कोई बात, ऐसे भी 2 घंटे बाद दिमाग जाम हो जाता है, नहीं। चलो, अब देखो होगा क्या, ऊपर ही लिखा था, पढ़ के ही बता देते, देखो इलेक्ट्रोलाइट लिखा था ऊपर, है? चलो आओ, इधर देखो क्या होगा, जब आपने इसको क्या किया, डिस्चार्ज किया, तो डिस्चार्ज करोगे तो यहाँ पर देखो लिथियम आयन क्या करेंगे, यहां से निकल के किससे बोला, एनोड से निकलकर किसकी तरफ प्रवाहित होने लगेंगे, इधर देखो ये जा रहा है ना, निशान लगा। अब जब ये इधर जाएगा तो बाहर वाले सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इसके उल्टे जाएंगे, पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव क्या करेगा, बाहर वाले सर्किट से उधर जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगेगी। अब जैसे चार्ज करोगे तो चार्ज होने पर उल्टा होगा, लिथियम आयन अब यहां से निकल करके इधर जाने लगेगा, उधर जाने लगेगा। तो लिथियम आयन का देखो किधर हो रहा है, कैथोड और एनोड के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये बीच में पारगम में झिल्ली होती है, इसकी विलायक में से होते हुए इधर से कभी इधर, इधर से कभी उधर। जब चार्ज करोगे तो एक डायरेक्शन में, डिस्चार्ज करोगे तो दूसरी डायरेक्शन में, और आउटर सर्किल में कौन प्रवाहित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, इसको एक और डायग्राम से देख सकते हैं, देखो यहां पर देखो, दिख रहा है यहाँ पर, ये एनोड है और ये कैथोड है। और जब आपने चार्ज किया तो लिथियम आयन कैथोड से किधर चले गए, एनोड, और बाहर वाले करंट बाहर से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डन है। और इधर देखो, अगर आपने क्या किया, इधर से क्या किया, जब आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो यहां से यहाँ लिथियम आयन जाएंगे और बाहर से कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, सही है। तो इस रूप में क्या करती है, लिथियम आयन बैटरी काम करती है। कोई दिक्कत है इसमें, तो क्या होगा, लिथियम आयन का कभी कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड की ओर क्या हो रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान इधर से उधर वो क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है सेपरेटर के थ्रू, और इधर इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से होता हुआ, और इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ में से गुजरता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, क्लियर है। और यही काम कौन कर रहा है, सेम सोडियम आयन
बैटरी कर रही है। देखो ये बीच में आपका क्या है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर बीच में वो क्या है, सेपरेटर है, कि ये दोनों आपस में चिपक ना जाए। अब देखो कभी तो सोडियम आयन क्या करेंगे, इधर जाएंगे। देखो ये डिस्चार्ज लिखा है तो सोडियम आयन इधर, और जब चार्ज लिखा है तो सोडियम आयन। तो आपको इधर से उधर, उधर से इधर नहीं याद रखना है, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम आयन की मूवमेंट हो रही है कहाँ, कैथोड से एनोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट में से होते हुए। और बाहरी परिपथ में से कौन गुजरता है, इलेक्ट्रॉन गुजरता है, चार्जिंग में एक डायरेक्शन में, डिस्चार्जिंग में। इस तरह से आपकी लिथियम आयन बैटरी करती है। सेम तरीके से आपकी कौन सी बैटरी काम करती है, सोडियम आयन बैटरी काम करती है। तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, डन है। तो इसमें क्या है, एक कैथोड है, एक एनोड है, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। तो यहां पर जो कैथोड होगा, जो पॉजिटिव होगा, वो हमेशा किसका होगा, मेटल ऑक्साइड का। एनोड जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, वो किसका होगा, कार्बाइड का, है ना, कार्बन का बना होगा, ग्रेफाइट वगैरह का। डन। बीच में इलेक्ट्रोलाइट है और एक सेपरेटर है। इलेक्ट्रोलाइट में से होकर जो पॉजिटिव आयन है वो इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनके बीच में कौन होता है, लिथियम जाके जुड़ जाता है। डन है। फिर हुआ, तो यही आपका क्या था, बेसिक जो एनर्जी का सेक्टर था जो न्यूज में बना हुआ था। तो हमने बैटरी भी देख ली, हमने सुपर कंडक्टिविटी भी देख ली, हमने टोकामेक भी देख लिया, हमने भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम भी देख लिया। तो सारे लगभग जो टॉपिक थे हमने एनर्जी वाले कवर कर। डन है। फिर भी एक नजर अपनी मैगजीन को देख लेना, अगर कुछ भी रह गया हो तो एक नजर जब देखोगे तो समझ में आ जाए। ठीक है, क्लास में जितना संभव है उतना मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है, आप छोटे छोटे बिल्कुल जो टॉपिक है उनको क्लास में करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो समझने वाली चीजें हैं वो हम क्लास में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आईटी वाले में। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।